को नमस्कार। अभी शुभ दोपहर। बहुत सुंदर सा बच्चों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और जिससे पूरा जोश आ गया सब में। तो मैं एक बार बच्चों के लिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बात जोरदार तालियां लगेगा। सर, इनके एग्जाम्स चल रहे हैं, 11th के बच्चे तो आज एग्जाम देके कल फिर एग्जाम है। जी मैम, उसमें इन्होंने तैयारी बढ़िया। आदरणीय मिस्टर चंचल सक्सेना जी, मिसेज अनीता दत्ता जी सिटी कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर गरिमा सिटी कोऑर्डिनेटर, मिसेज धारा रतन जी सिटी डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर, मोनिका जी डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर, आईएसए के चेयरपर्सन श्री अनिल जी, सब लोग के नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, अन्यथा ना लें। सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की चेयरपर्सन रामा जी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर के प्रिंसिपल साहब, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स और सभी टीचर्स। मैं कभी अपने आप को सोचता हूं कि काश पहाड़ में जन्म लेकर आया और किस तरह से प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में ला खड़ा कर दिया जो कि शिक्षा की अलग जगह पर जो हम सबको मार्ग दिखाते हैं और वो इतना सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको कोटिशः धन्यवाद, कोटिशः वंदन। और व्यक्तिगत तौर पर इस बात के लिए भी समझता हूं कि सौभाग्य समझिए, औभाग्य समझिए, कर्म क्षेत्र में कर्मा को श्रेष्ठ रखते हुए अगर हम चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर उस सौभाग्य से औभाग्य का रास्ता जरूर खुलेगा। ये निश्चित है। ये मेरा आप सब लोगों से इसलिए अनुरोध है। हम सब शिक्षक हैं और हमारे हाथ में बहुत कुछ जनरेशन के लिए करने के लिए है। मैं आप लोगों को ना ज्ञान दे सकता हूं, ना मैं आप लोगों को कोई ऐसी सलाह दे सकता हूं, ना मैं आप लोगों को कोई ऐसा आदेश भी दे सकता हूं जिससे कि एक शिक्षक होने के उस स्तर की गरिमा को ठेस पहुंचे। मेरे एक साल के अंदर तीसरा विजिट है मुजफ्फरनगर। अब आप भी सोचते हो कि हर बार मुजफ्फरनगर, हर बार मुजफ्फरनगर। पीआर पब्लिक स्कूल से शुरू किया था पहली मीटिंग जब मैं आई था। बहुत सुंदर सा आयोजन मानसी जी ने किया। उसके बाद हेरिटेज स्कूल में बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा आयोजन, बच्चों से इंटरेक्शन, आप सबकी उपस्थिति और खासकर नीरज जी ने जो उस तरह वहां पर एक अद्भुत मिसाल पेश करी कि जो आसपास के जनपदों के जो प्रबुद्ध प्रिंसिपल, मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, उनको सम्मानित किया। और सबसे बेहतरीन बात क्या थी, अपने घर के सबसे वरिष्ठतम और सबसे सीनियर प्रिंसिपल मैम, जिनको कि मैं खुद भी बहुत आदर करता हूं, मिसेस चंचल सक्सेना जी का आदर किया, सत्कार किया और सम्मान किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर समय आप लोगों से बात भी होती रहती है, हर समय आप लोगों से इंटरेक्शन भी होता रहता है। कभी कभार हो सकता है किसी कारणवश थोड़ा सा कोई कठोर शब्द उपयोग कर देता हूँगा, वैसे मैं उसको भी अभी नहीं करता हूं, पर कभी कभार हो सकता है किसी वजह से करता हूँगा। तो मेरी वो व्यक्तिगत स्वभाव की प्रवृत्ति नहीं है, वो मेरी सीट
या काम करने की जो उत्तरदायित्व है उसकी वजह से करना पड़ता है, कहना पड़ता है। परीक्षा केंद्र सब फिक्स कर दिए गए। आप कल तक संभव है आप लोगों को प्रैक्टिकल्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 1 तारीख से नहीं तो 2 तारीख से आप लोगों को सारी चीजें लाइव मिल जाएगी, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। स्थानीय स्तर पर ही सभी का अपॉइंटमेंट किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम फर्दर जो इवोल्यूशन सेंटर्स भी बनाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। मेरे यहां पर जो यंग प्रिंसिपल्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो वरिष्ठ लोग आगे बैठे हैं, आप सेकंड लाइन के लिए अपने आप को तैयार करिए। उत्तरदायित्व को लेने के लिए आगे आइए। 3 साल रह गए हैं रिटायरमेंट के, और उस 3 साल में से भी 4 महीने के लगभग 4 महीने कम हो रहे हैं। कोशिश है पूरे रीजन में एक इस तरह का वातावरण बनाने के लिए आपको साथ सहयोग करूं जिसमें कि घर से ही घर का व्यक्ति पहले घर के व्यक्ति का सम्मान करे। घर से ही घर का व्यक्ति घर के व्यक्ति का सम्मान करे। मिसाल आपके सामने, इससे पहले भी मैं देख चुका हूं, आपसी खींचतान का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से अपील भी है, अनुरोध भी है। परीक्षा केंद्र निर्धारित होने के बाद एक आध जगह से कुछ बात आई कि सब मेरा स्कूल का सेंटर वहां पर लगा दिया गया, हमारी उनसे बनती नहीं या हमारा उनसे तालमेल ठीक नहीं है। वैसे खूब दोस्ती है। तो मैनेजमेंट के तालमेल से और मैनेजमेंट के नहीं बनने से परीक्षाओं को संचालित नहीं करें, ये मेरा। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण भी नहीं करिए बिना बात का कि सब वो ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक काम नहीं करेगा। ऐसी नकारात्मक उम्मीद को लेके हम कैसे चल सकते हैं? सकारात्मक चीजों को लेके चले, नकारात्मक चीजों को दुत्कारें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मेरा इसमें खास अनुरोध है, जिसकी जो भी समस्या है, मुझसे भी शिकायत है, मुझसे बोलिए। बाहर अगर कहेंगे और मुझे बाहर से कोई अधिकारी या मेरा हेडक्वार्टर या कोई माननीय मंत्री या कोई माननीय विधायक या माननीय सांसद कोई कहे, थोड़ा सा मुझे वो अन्यथा लगता है। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं यहां पर, जितने आपके खासकर मुजफ्फरनगर से माननीय मंत्री जी जो केंद्र सरकार में है उनका मैं बहुत आदर भी करता हूं, और उनके शब्दों को मैं 100% अनुसरण करता हूं, क्योंकि मैं उनको एक आइडियल की तरह मानता हूं। ऐसे ही 1-2 लोग और भी आपके मुजफ्फरनगर में, परंतु हमें ऐसी नौबत क्यों आए कि हम एक परीक्षा केंद्र की स्थिति को लेकर आपसी तनाव या आपसी मनमुटाव को लेकर उनके पास बात करें? मेरे पास क्यों नहीं? मैं तो बैठा हूं सर, मुझे बोलिए ना, और समय में बोलिए। अगर झगड़ा है भी तो भैया सेंटर फिक्सेशन का जो समय होता है अक्टूबर नवंबर का और दिसंबर का, उसमें पहले बता दीजिए साहब हमारे फलाने ए स्कूल के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। अब पता नहीं झगड़ा किस बात का, मैं नहीं समझ पाता हूं। बच्चों का तो कोई झगड़ा है, एग्जाम बच्चों ने देना है, तो फिर भी अगर ऐसी स्थिति तो समय पर बताइए। ये मैं पहली मीटिंग में भी बोल चुका हूं, जिसको सेंटर लेना है सेंटर के लिए बोलिए, जिसको नोडल सेंटर लेना है नोडल सेंटर के लिए बोलिए, जिसको जिम्मेदारी लेनी है जिम्मेदारी के लिए बोलिए। पर अब ऐसे ही कोई कह दे कि नहीं साहब, अब जब सब क्रियाकलाप हो गए, रोल नंबर भी सेंटर नोटिफिकेशन अप्रूव हो गया, उसके बाद मुझे कहे तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक नहीं मानता हूं, अन्यथा मानता हूं। और मेरा अनुरोध है भविष्य में कोई भी ऐसी चीज मेरे पास तो एटलीस्ट ना है, पहले मुझे बोलिए, मैं स्वागत करूंगा, मैं आदर करूंगा और मैं उस बात को स्वीकार करूंगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। परीक्षाओं की डेट शीट आपके सामने आ गई, नेट पे वेबसाइट पे अवेलेबल है।
हमने भी आपको भेज दी। क्लास 10th और 12th की पूरी डेटशीट आप लोगों ने भी देख ली होगी, मैंने भी देखी। पिछले साल तक थोड़ा बहुत ये आता था कि सब इस पेपर के लिए समय नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो वो भी इस बार काफी कुछ दूर कर दिया गया है। क्योंकि परीक्षाओं का जो शेड्यूल है और फिर उसका इवेल्युएशन का जो शेड्यूल है उस सबको देखते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं कि रिजल्ट हमें इतने 6 जून से पहले सब डॉक्यूमेंट सही देना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, 30 त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, हिंदुस्तान भर के, पूरे देश भर के ही नहीं, बाहर के जो देशों में हमारे करीब 400 स्कूल से 26 कंट्रीज में, उनका भी सारा सिस्टम देखते हुए उसके हिसाब से डेटशीट बनती है। हम अपने स्कूल या अपने फायदे के हिसाब से या मुजफ्फरनगर के हिसाब से देखेंगे तो संभव नहीं है, मैं देहरादून रीजन के हिसाब से देखूंगा तो संभव नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे इस टाइम जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मैडम जिनसे सक्सेना जी को लगभग 47-48 साल विद्यालय शिक्षा में काम करते हुए हो गया है, आज तक के पूरे कार्यकाल में या तो अवनीश कुमार साहब या श्री MC शर्मा साहब और या फिर श्री डॉक्टर स्वयं भारद्वाज जी बहुत बढ़िया से स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं। हम सबको बोलते हैं स्कूलों के साथ मृदुभाषी व्यवहार करिए, स्कूलों के साथ जुड़कर काम करिए, स्कूलों के साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखिए, स्कूलों के साथ अगर कोई स्कूल गलत करता है उसका इंस्पेक्शन करवाइए, उसको लेके आइए, घेरिए उसको कि भाई उस गलत काम करना बंद करें, और फिर उसका अगर नई आदत सुधरता तो उसका फिर केस हमें बना के भेजें। तो जब हमारे प्रमुख जो परीक्षाओं के हैं कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, अगर वो हमें इस तरह की लिबर्टी देते हैं तो मेरी तरफ से भी आप लोगों से यही लिबर्टी, आप अपनी बात को बिल्कुल बिना किसी सेकंड थॉट, थर्ड थॉट के सीधा मुझसे बात करें। आपका कोई परेशानी है मुझसे बात करें, आपकी कोई गलती हो कोई विषय की, उसका आप प्रपोजल बना के मुझे भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा लास्ट मोमेंट पे भी आपकी बात को स्वीकार करने की। पर हाँ, जो आप बात भेज रहे हैं मुझे या जो कम्युनिकेशन भेज रहे हैं वो तथ्यपरक हो, बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो, जिससे कि मैं उसमें निर्णय तो लूं तो कल मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए या मेरे कार्यालय के ऊपर उंगली ना उठाए, और इवन तो कोई दूसरा व्यक्ति कोई RTA में या कोई उसको एग्जाम्पल कोट कर उसको हमारे पास ना लेके आएंगे, साहब इस बच्चे ने तो ये विषय पढ़ा ही नहीं, ये तो 2 महीने पहले आपने लास्ट में बदल दिया। तो ऐसी जिज्ञासाओं और ऐसी अभिलाषाओं को लेकर मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इसमें सजग रहें, अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। दूसरा, अभी हमारा वीर गाथा का रजिस्ट्रेशन रहा, बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन रहा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। हमारे यहाँ अभी वीर बालक बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन रहा, बहुत बेहतरीन पार्टिसिपेशन भी रहा। रीजन से बहुत अच्छा एक पॉजिटिव उत्साह, उस उत्साह में मैं आप सबसे, क्योंकि जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की, नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा हैं, और वो भी ऐसे स्कूल्स जिनमें की अधिकतर संख्या 80% स्कूल्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनमें से मैं मुजफ्फरनगर को भी मानता हूं। तो परीक्षाओं पे चर्चा में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक पूरा नहीं किया है, उसके लिए परीक्षा की चर्चा पर रजिस्ट्रेशन वाले में काम करें, रजिस्ट्रेशन पूरा कराइए। एक चीज मैं जरूर देखता हूं कि इस साल जब राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड की बात आई, नेशनल टीचर्स अवार्ड की बात आई, तो हमारे रीजन से कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश से KL इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के प्रिंसिपल श्री सुधांशु जी थे। चूंकि अब वो CBSE अलग से अवार्ड नहीं दे रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे CBSE को 2 अवार्ड दिए गए, केंद्रीय विद्यालय को 2 अवार्ड दिए गए, नवोदय विद्यालय समिति को भी 2 अवार्ड, इस तरह से अलग अलग, और स्टेट्स के अपने अवार्ड, टोटली 40-42 अवार्ड। पूरे रीजन से कोई अप्लाई नहीं करता।
अप्लाई करता भी है तो वो पूरे तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाता, इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। आप लोग बहुत मजबूत लोग, आप लोग आगे आइए। हम अपने विद्यालय को सजाते हैं और अपने विद्यालय में बहुत सारा काम अच्छा करते हैं, परंतु उस चीज को हम बाहर भी तो लेके जाएं। वो लेके कैसे जाएंगे? यही सारे प्लेटफॉर्म अभी राष्ट्रीय स्तर पर यह भी चल रहा है कि किस तरह से, किस रीजन से कितना पार्टिसिपेशन, नेशनल इंटरेस्ट के जितने इवेंट्स बच्चों के लिए, उसमें किस रीजन से, किस स्कूल का, किस डिस्ट्रिक्ट से किस स्कूल का कितना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, हो सकता है उस पर भी कुछ आगे मंत्रणा चल रही है और कल की तारीख में उसमें भी किसी स्कूल को रिकॉग्नाइज किया जाए और उसको अवार्ड दिया जाए या उसको पारितोषिक दिया जाए, तो उस समय हम थोड़ा सा सोचने को बैठ जाएंगे, अरे मैंने उस समय गलती करी, मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करा देता या पूरी तरह से अपने बच्चों का पूरा रजिस्ट्रेशन करा देता, टीचर्स का करा देता, पेरेंट्स का करा देता, तो शायद मेरे स्कूल का नाम आ जाता। हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को उस संकुचित विचारधारा में लेके चले जाते हैं, अरे यार क्या ठीक है, मुजफ्फरनगर में 20 स्कूल तो कर ही रहे हैं, 2-4 मैं कर देता हूं, उसके बाद बाकी की छुट्टी। तो सब लोग आगे आए और जितने भी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम, उन सब में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आप लोग पहल करें, एक दूसरे को गाइड करिए, स्ट्रेंथ पे मत जाइए, इस तरह से इंडिस्पेंसिबल बनने की बात करिए। शिक्षक का सबसे बड़ा खास बात क्या है कि इस विद्यालय की बात करूंगा कि इस विद्यालय से जितनी मुझे जानकारी है, लगभग 100 के आसपास, 100+ ही बोलूंगा मैं, 100+ अभी तक IAS और IPS इस विद्यालय से पढ़ के चुके हैं, बन चुके हैं। हेरिटेज स्कूल में पिछले बार मैंने देखा कि कबड्डी के इतने बेहतरीन एशियन गेम्स में था ना अर्जुन देशवाल, मुझे भी सौभाग्य मिल गया, गोल्ड जो मिला था उसको, स्वर्ण पदक जो मिला था उसको उठाने का और देखने का। आप सब लोग ऐसे काम करेंगे तो निश्चित है फायदा होगा, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा बच्चों का, बच्चों की एक उत्साहजनक प्रवृत्ति पे और प्रोत्साहन की अभिलाषा को सपोर्ट मिलेगा। अभी छोटे छोटे बच्चों ने यहां पे परफॉर्म किया। कभी हम सोच सकते थे कि इतने छोटे बच्चे इस तरह से स्टेज पे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे? हम कभी अपने जमाने में तो कभी सोच ही नहीं सकते, पर अब 10 साल पहले की भी बात करें तो ऐसा नहीं था। आज बहुत एक्सपोजर मिल चुका है बच्चों को, तो उन बच्चों के उस टैलेंट को निखारने के लिए और उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से शोकेस करने के लिए, लोगों के बीच में ले जाने के लिए और उन बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए आप सब लोग आगे आइए, आप सब लोग काम करें तो निश्चित है उसके उत्तर मिलेंगे। उसके हमारे प्रश्न जो बनते हैं उस प्रश्न नहीं बनेंगे, हमारे पास उत्तर अधिक होंगे, और जब उत्तर अधिक होते हैं तो उससे सकारात्मक दिशा अपने आप बनती चली जाती है। ये मेरी आपसे अपील है। मैं आपके बीच में अब कुछ बातें शेयर करूंगा सिस्टम की और क्या हमें करना चाहिए। मुझे उतना ज़्यादा अलग से कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि रीजन में पिछले साल जो इवैल्यूएशन हुआ 2023 का रिजल्ट कुछ सरकारी स्कूलों की वजह से, खासकर उत्तराखंड के हमारे स्कूल आए थे, उसकी वजह से हमारा नीचे रहा। परंतु अगर मैं उनको अलग रखता हूं तो 7वें पायदान पे 7th प्लेस पे हमारा क्लास 10 का रिजल्ट था और 8th पे जो है क्लास 12 का रिजल्ट था। ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से था। इसमें केंद्रीय विद्यालय भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है, इंडिपेंडेंट स्कूल्स भी हैं और सारे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के स्कूल्स भी है। उत्तराखंड के वो पहली बार हमारे पास आए और कुछ स्टेट की ऐसी नीति है कि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो ह्यूज अमाउंट सैलरी लेते हैं, सब सरकारी सिस्टम में काम करते हैं, संसाधनों की कमी का बहाना लगाते हैं, कोई समय पे कोई चीज काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते, तो उसकी वजह से रिजल्ट खराब रहा। तो वी आर हेल्पिंग देम, वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड द रिजल्ट ऑफ ऑल अटल उत्कृष्ट विद्यालय ऑफ उत्तराखंड सरकार
तो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक अभी हमने रिसेंटली एक सर्कुलर भेजा है, ओएसएस पोर्टल पे जो डेटा अपडेटेड था, जिनका 0 एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने हेडक्वार्टर से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो क्लास 8 तक का जो टीचर के लिए हम टीजीटी लिखते हैं, उसके आगे या तो मिडिल लिख दिया जाए या कुछ और शब्द लिख दिया जाए, जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, और हम केवल टीजीटी दोज हु आर टीचिंग सेकेंडरी लेवल एंड पीजीटी दोज हु आर टीचिंग सीनियर सेकेंडरी लेवल, उनका ही डेटा हमें लेना पड़े। तो इसमें मेरा आप लोगों से, चूंकि हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट में हमारे पास भी जो स्टाफ है, कॉन्सेप्चुअल स्टाफ है, अभी तक रेगुलर स्टाफ है नहीं पिछले 4 सालों से, तो उसमें आपके पास उनका भी डेटा चला गया होगा। जो क्लास 8 तक पढ़ाते हैं उसको आप एज इट इज रहने दीजिएगा, और जो सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जो पढ़ा रहे हैं और वो क्लासेस लेते हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उनके डेटा को अपडेट कर दीजिए, और उनके डेटा के आगे उनका सब्जेक्ट का कोड, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, और वो 10वीं भी पढ़ा रहे हैं और 12वीं भी पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से भर दीजिएगा, और उसका एक मेल हमें भी भेज दीजिएगा, सो दैट वी मे ऑल्सो अपडेट इन आवर रिकॉर्ड। इसके अलावा चूंकि अब इवेल्युएशन एग्जाम के बाद हो जाएगा शुरू, तो उसमें अगर आपके यहाँ कोई टीचर अभी नया आया है या आपके यहाँ कोई टीचर का डेटा ओएसएस पे अपलोड करने से छूट गया है, आप सबसे अनुरोध है, आपके यहाँ मैक्सिमम इवेल्युएशन का काम होगा, तो आप लोग अपने टीचरों को उसमें भागीदारी से वंचित मत रखिएगा। जिनका डेटा उस पर अवेलेबल नहीं है, आप मुझे उनका डेटा एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में भेज दीजिए, नाम, ओएसएस आईडी और उनका टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग सब्जेक्ट, और उस हमें मेल पे भी भेज दीजिए और ओएसएस पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। ये मेरी आपसे अपील है, सो दैट हमारा इवेल्युएशन बेहतर हो। पिछले साल के इवेल्युएशन से पूरे 17 रीजन में सबसे कम मिस्टेक्स देहरादून रीजन, सबसे कम मिस्टेक्स, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसका एप्रिसिएशन हेडक्वार्टर कंट्रोल साहब ने भी हमें दिया, और मैं आपको सारा दारोमदार टीचर्स के ऊपर रखता हूं, क्योंकि आपकी मेहनत और आपके लगन से वो मिस्टेक्स बहुत आते हैं। बहुत सारी स्क्रूटनी के केसेस आते हैं, बहुत सारी स्क्रूटनी में एप्लीकेशंस आती है, फिर रीइवैल्यूएशन में भी आती है। अगर हमारे स्क्रूटनी में भी गलतियां कम है और रीइवैल्यूएशन में तो और कम है, तो ये हमारा, इसका मतलब हमारा काम बहुत मजबूत है, और हम परफेक्टली उस प्रोफेशनल अप्रोच से काम कर रहे हैं जिस अप्रोच के लिए हमें चुना गया है, जिस अप्रोच के लिए हम विद्यालय शिक्षा में हैं। तो ये मेरी आपसे अपने बेहतर कामों को साझा करने की बात थी। अब हमारे पास प्रैक्टिकल्स के लिए 1 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे, समय से अपलोड करिएगा। प्रैक्टिकल्स के लिए जो आपके पास टीचर्स अगर कोई रिफ्यूजल देता है, टीचर कोई रिफ्यूज करता है, या जिस स्कूल से टीचर को जाना है, मेरा सबसे कहना है, आप अपने स्कूल के टीचर को बिल्कुल वंचित मत करिए, बिल्कुल उसको इंकरेज मत करिए कि वो ड्यूटी पे ना जाए, भेजिए। हाँ, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम, सेंड मी द रिक्वेस्ट विद रिकमेंडेशंस। अगर रिप्लेसमेंट है तो दे दीजिए, बेहतर है। अगर रिप्लेसमेंट भी किसी के पास नहीं है, छोटा स्कूल है या एक सेक्शन का स्कूल है या ज्यादा टीचर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, पर हाँ, जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभार क्रॉस चेक भी करवा देता हूं। तो अगर आपके यहाँ वो टीचर दूसरा भी मिल गया है तो फिर ठीक है। तो मेरा आप लोगों से सीधा कहना है, पहले अपने टीचर को प्रमोट करिए, जाएं और एथिक्स की बात लेके जाए। दूसरा, पिछले बार कुछ जगहों पर शिकायतें मिली, बिजनौर में या इस तरह से कुछ जगह संपल में, एक मैनेजमेंट ने दूसरे मैनेजमेंट को टेलीफोन कर दिया कि आपके यहाँ मेरा टीचर ये फलाने फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेने आ रहा है, ध्यान रखना जरा। परफॉर्मेंस वाइज जो बच्चा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, डोंट हेजिटेट टू गिव फुल मार्क्स, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, और इवन तो इवैल्यूएशन भी मत काटिए नंबर पर, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कल वो कॉपी लेगा और देखेगा कि मेरे 70 में से 70 दिए हैं और उसमें परफॉर्मेंस उस हिसाब से है नहीं, तो टीचर की जगह सही होगी। तो मेरा यही कहना है, हमें रिजल्ट भी ध्यान रखना है, हमें एथिक्स भी मेंटेन करने हैं, और जो टीचर प्रैक्टिकल लेने जा रहा है दूसरे स्कूल में, उसकी भी जिम्मेदारी है। ऑब्जर्वर बहुत कम लगाए, कुछ स्कूल्स में लगाए हैं,
वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर उस टीचर की भी जिम्मेदारी है, अगर वो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल लेने जा रहा है तो फिजिक्स की लैब भी दे, केमिस्ट्री की भी देगी। इस बहाने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लैब का, लेबोरेटरीज का, हमारे सारे सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। कमियां अगर वो निकालता है और आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो अगले बार के लिए वो कमी नहीं रहेगी। अगर आप उसमें फिर झगड़ा खड़ा करेंगे तो फिर वो शिकायत करेगा, बताएगा हमें भी, फिर हम आपसे पूछेंगे, फिर अननेसेसरीली इश्यूज बढ़ते हैं। और अब ऐसी चीजें नहीं है, अब सारा डिजिटलाइज सिस्टम है, और डिजिटलाइज सिस्टम में कोई कहीं पे कोई ये कह दे कि सब नहीं, मैं तो वहां नहीं था या मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो ऐसा कोई बचाव है नहीं। हम इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और एवरीवन इज हैविंग दिस मोबाइल, तो हमें कोई ऐसे ही बोल दे मैं तो सब था नहीं और कोई बात हो जाए और उसके बाद जांच पड़ताल में निकल के आए कि नहीं ये तो थे भैया, ये तो गवाह हमारे पास है। तो इसलिए जो है इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। वीर बाल दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बच्चों को संबोधित किया और राष्ट्र के अध्यापकों को और हम सबको संबोधित किया, उसमें एक चिंता अगर आपने सुनी होगी जाहिर की प्रधानमंत्री जी ने, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति। मेरा आप सब लोगों से, विद्यालयों से अनुरोध है, आप कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे समाज में इस तरह की चेतना ला सकते हैं कि नशे के प्रति जो बच्चों का रुझान बढ़ रहा, एडिक्शन बढ़ रहा। अभी देखिए मोबाइल वगैरह की स्क्रीन यूज करने के एडिक्शन सेंटर अमेरिका जैसी कंट्री में खुल गए। ऐसी ही हमारे यहाँ की स्थितियां, बहुत सारी स्थितियां खराब हो रही है, पर उस खराब स्थितियों को ठीक करने के लिए भी हमें कमर कसनी होगी, हमें आगे आना होगा। तो उस चिंता पे जरूर विद्यालय नजर रखें, जो कि वो अब प्रधानमंत्री जी ने बात कही तो वो भी सर्कुलर के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से डायरेक्शंस आएगी, सीबीएसई भी आपको सर्कुलर के माध्यम से भेजेगा। तो ये हमारा भी दायित्व है कि वो हमें ही कहा गया है, स्कूल्स इस बारे में ध्यान दें कि जो हमारी जनरेशन है वो किस तरह से मजबूत हो, विश्वास से, समर्पण से और बिना किसी कदाचार की उस भावना से, तो कुछ आगे काम होगा। अकेले तो कोई कर नहीं पाएगा, ना प्रिंसिपल कर पाएगा, ना कोई अकेला एक मैनेजमेंट कर पाएगा। ये तो सबकी साझेदारी से होगा और इसमें सबसे बड़ी साझेदारी टीचर्स की। सेंटर्स के लिए दूर दराज के सेंटर्स के, जो पहाड़ के हमारे सेंटर्स हैं, उनके अपनी कापियां भेजनी शुरू कर दी है। और जो आपके प्लेन एरिया के हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजते हैं, और बहुत जल्दी आपको 15-20 जनवरी से पहले आप सबको मिल जाएगी। काउंट कर लीजिएगा, अपने सेफ कस्टडी में रखिएगा। जो नए सेंटर्स कितने होंगे मुझे अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, पर जो नए सेंटर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध, अपने विद्यालय में सिस्टम को इतना मजबूत कर दीजिए जिससे कि कोई कुछ कहने को ही ना रहे बात। अपने विद्यालय में अलग से कोई लालच किसी को देने की जरूरत नहीं, अलग से कोई सत्कार करने की जरूरत नहीं, अलग से कोई पानी बोतल या टॉफी देने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ भी ट्रीटमेंट ऐसा देने की जरूरत नहीं है कि जिसमें कि कल एक एलिगेशन लगे कि सर इस स्कूल ने ये प्रथा चलाई और मेरे 10वीं के बच्चे 11वीं में केवल इस टॉफी के लालच में इनके यहां चले गए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा आप लोगों से कहना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बच्चे हैं हमारे, जिसका ए स्कूल का सेंटर बी में है, बी का सी में है, सी का डी में है, एक जैसा ट्रीटमेंट दीजिए। जो फैसिलिटीज देनी है उसको बहुत बढ़िया से ध्यान में रखिए। जो सीबीएसई बोलता है उसको ध्यान में रखिए। जो बार्ड आइटम है वो अंदर ना जाए। पिछले बार मोबाइल कैरी करने वाले जो केसेस थे, जो क्लासरूम तक चला गया, क्लासरूम में पकड़ा गया, हमने उन सेंटर्स के सीएस से एक्सप्लेनेशन मांगा था, क्योंकि हमसे ऊपर पूछा जाता है मोबाइल कैसे गया अंदर जब फ्रिस्किंग हम कर रहे हैं। तो फ्रिस्किंग करना
चेकिंग करना और सेंटर्स पे एक फेयरनेस लेके एग्जाम कराना, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो विदाउट एनी फियर। हम चेकिंग वाले पुलिस वाले नहीं, हम शिक्षक लोग, हम शिक्षक समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो बच्चे के अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि अब मेरी जांच पड़ताल हो रही है। उसके अंदर ये होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम में जा रहा हूं, परीक्षा के सिस्टम में जा रहा हूं, तो मेरे पास गलती से भी कोई मेरे पास अनऑथराइज आइटम मेरे जेब में या मेरे पास कोई अंदर न चला जाए, जिससे कि मैं उस जाने अनजाने में जो अपना कोई कागज अंदर लेके पहुंच जाऊंगा, वो उसकी वजह से मुझे अनफेयर नगोशिएट, मेरे ऊपर अनफेयर मींस का केस नगोशिएट हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी जिसको जो कहना है, जिसको कुछ शिकायतें रहेंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर समय सिस्टम से शिकायत है, हर समय अपने परिवार से शिकायत है, पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है। तो ये शिकायतें करने वाले लोग तो रहेंगे ही, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर उनकी पूछ कैसे होगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने सेंटर पे बहुत अच्छे से काम करिएगा। हम आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं। नए सेंटर्स जितने हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है, पिछले साल की सेंटर सुपरिटेंडेंट गाइडलाइन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए। मोर और लेस उसी तरह का सिस्टम है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अपना सीएम टीएम से लेकर बैंक से कैसे मटेरियल लाना है, कैसे हमने उसको कब खोलना है, क्या शेड्यूल है, उसका ध्यान रखिए। साथ साथ बच्चों की एंट्री जब शुरू हो रही और जो लास्ट एंट्री टाइम है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का टाइम, हॉल में जो जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें कोई रिलैक्सेशन इस बात का नहीं कि साहब ये तो अभी 10 मिनट लेट आया है, इसको अलाउ कर दिया जाए। अब बोर्ड ने 1 घंटे पहले एंट्री खोल दी है। जब हम 1 घंटे पहले खोलते हैं तो इसका मतलब अगर कोई 10 मिनट लेट आ रहा है तो 1 घंटा 10 मिनट लेट है, तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और मेरा आप लोगों, हाँ कहीं पर कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, उसके लिए आप बताइएगा, हम आपके साथ हैं। किसी भी बच्चे का अहित नहीं होगा, किसी भी बच्चे का अहित होने नहीं देंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मोदी की गारंटी, तो मेरा भी आप लोगों से यही कहना है। मैं एज ए रीजनल हेड आपसे गारंटी इस बात की देता हूं कि किसी बच्चे का आधा नंबर भी अगर गलत इवैल्यूएशन में आएगा, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मैं स्क्रूटनी में और री इवैल्यूएशन में लेता हूं। और वैसे तो इवैल्यूएशन में भी होने दूं, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की मीटिंग कराते हैं। मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो है, जब पिछले बार आरओ मीट में दिल्ली बताया कि हमने 2023 में भी हर सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन मीट हमने ऑनलाइन करवाई, किसी रीजन ने नहीं करवाई। मैं ये नहीं कहता हूं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके स्कूल में वो भी शेयर करिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रीजन करता है वो भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करता हूं। कोई जहमत नहीं लेना चाहता। 5:30 बजे के बाद ना 15 मिनट बाद अपना निकलना शुरू कर देते। सुबह 9 बजे कोई टाइम से आने की जहमत नहीं करना चाहता। सरकारी सिस्टम में बहुत मुश्किल है सिस्टम को उस एथिक्स पे लेके जाना जिसमें कि टाइमिंग का पाबंदी हो, जिसमें कि हम उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भागीदार बने। मेरे ऑफिस में एक मुरादाबाद का लड़का था, न्यू रिक्रूटमेंट वाला, उसकी 8 महीने सर्विस हो गई। कंपार्टमेंट में एग्जाम में रीवैल्यूएशन के दौरान उसने कॉन्फिडेंशियल यूनिट में 2-4 बार अप्रोच किया, जानकारी में आया, पूछा उससे क्यों किया, उसका व्हाट्सएप का सारा डिटेल निकाला। मुरादाबाद से ही एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने बच्चे के पास करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए उसको माध्यम बनाया। उसको पता नहीं था सीबीएसई का सिस्टम क्या है, पकड़ा गया, टर्मिनेट किया। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हमारी चेयरपर्सन ने सीधा बोला है, गलत कोई करता है, अनएथिकल चीजों को बढ़ावा देता है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। यही मेरा आप सब स्कूलों के बीच में भी कहना, चाहे वो आईएसए हो, चाहे सहोदया हो। आप लोग जितनी मर्जी एक्टिविटीज करा लीजिए, जितना मर्जी काम करवाइए, अगर आपके मेहनत को बाहर शिक्षा के व्यापारी बनाते हैं
अगर आपके मेहनत को कोई अनएथिकल काम करने वाला व्यक्ति, अनऑथराइज एडमिशंस लेने वाला व्यक्ति या नॉन अटेंडिंग कल्चर को बढ़ाने वाला व्यक्ति वो सारी उसको बुलाता है, तो इसका मतलब आपकी ही कमियां हैं। मैं मुजफ्फरनगर हर स्कूल की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, इसलिए इन सब चीजों को जो करते भी हों वो भी अवॉइड करें। आने वाले समय में इस बात का एक जरूर संदेश लेके अपने मन में रखें कि मैं इस तरह का काम करूं स्कूल में कि जिससे कि मुझे लोग पूछें। बात यह नहीं कि स्कूल की सजावट कितनी है, बात यह कि स्कूल में टीचर्स की भागीदारी कितनी है। आप उस इंडिस्पेंसेबल कैरेक्टर से काम करें तो बेहतर होगा। मेरे पास मुजफ्फरनगर से बहुत लोग आते रहते हैं, अक्सर आते ही रहते हैं, और खास चीज लेके आते हैं मुजफ्फरनगर की जाड़ों के टाइम में, रेवड़ी या गुड़ या गजक। बहुत आत्मीयता से मैं उसको स्वीकार करता हूं, बहुत आदर भी करता हूं उस बात के लिए, और मोस्ट ऑफ द स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अपने लिए जो मेरी जरूरत है उतनी रखता हूं। हम उन चीजों को बढ़ावा दें जो हमारा कल्चर कहता है, जो हमारी संस्कृति कहती है, ना कि जाकर इस बात के लिए काम करें कि सब मेरे ये 50 बच्चे अनऑथराइज रूप से दिए हुए हैं, इनके लिए आप जो है हमारी अनुमति दे दीजिए। फिर एक ऑफिसर के पास जाएंगे, फिर दूसरे ऑफिसर के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, सबके पास कुछ कुछ बात करके आए। तो इस तरह की चीजों को दफ्तर में भी इनकरेज मत करिए। मेरी भी प्रयास है कि मैं इसको नहीं बढ़ने दूं, नहीं बढ़ावा दूं, और आप लोगों की तरफ से मेरा यही कहना है कि हम अच्छे कामों की प्रेरणा लेते हुए और एक विद्यालय शिक्षा में उस बालक और उस बालिका के भविष्य की उस अभिलाषा को, उस सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी एक रिसेंटली एक इशू बार बार आ रहा है आईपीएस का, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम जो बोर्ड ने शुरू किया है। 2022 का कुछ पेमेंट्स रुके हुए थे, 419 करीब रिकॉर्ड थे। हमने उसका पेमेंट कर दिया, उसमें ज्यादातर देहरादून के थे, वो पेंडिंग थे। 2022 का जिनका फिर भी कोई पेमेंट रुका, चाहे वो ऑब्जर्वर का है, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनर का है, चाहे थ्योरी का इवैल्यूएशन का है, आप अभी भी हमें भेज दीजिए। जनवरी करीब 24 जनवरी तक अलाउ करने को बोला है, आप भेज दीजिए। 2023 के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। 2023 का जिन के आप पोर्टल पे जरूर देखते रहिए, रोज सीबीएसई की साइट को भी देखिए, व्हाट इज न्यू देयर, ब्लिंक क्या कर रहा है, नया क्या है, तो समझ में आएगा कि हाँ हम कैसे जाने सिस्टम को। तो 2023 के लिए जिनका ट्रांजैक्शन फेलियर आ रहा है वो अपना ट्रांजैक्शन फेलियर का रीजन देखें। हो सकता है आईएफएससी कोड में जहां पे ओ लिखना है वहां 0 डल गया है, या कहीं कोई डिजिट कम हो गया है, या अकाउंट में लिखते अपडेट करते हुए डिजिट कुछ छूट गया है, तो उस बात का ध्यान रखिए और उसको अपडेट करा दीजिएगा। तो इसको एक तो इसका मेरा आपसे अनुरोध है कि पेमेंट किसी का नहीं रुकेगा। पेमेंट की वजह से कोई ये कहे साहब मैं ये ड्यूटी नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। उस बात पे प्लीज अपने टीचर को या खुद प्रिंसिपल इस बात के लिए मजबूत रहें। सीबीएसई किसी का पेमेंट छोड़ेगा नहीं, सीबीएसई किसी से पेमेंट एक्स्ट्रा लेता नहीं, किसी से डबल फीस भी जमा हो जाती है, किसी से गलती से गलत अकाउंट में जमा हो जाती है और फिर दोबारा सही अकाउंट में जमा करने के लिए फिर से अमाउंट पेमेंट करता है, तो थोड़े दिनों में वो बाकी पैसा जो डबल हो जाता है वो वापस मिल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। हमने आप लोगों को सर्कुलर सारे भेज दिए हैं इस बात के कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या एहतियात रखनी है। हमने कल आपको एक सर्कुलर इस बात का पिछले साल जो जारी हुआ था पिछले सचिव महोदय जी के समय में, वो भी हमने आपको भेज दिया दोबारा से कि लैब्स और लाइब्रेरीज और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या व्यवस्थाएं स्कूल में होनी चाहिए। जिन स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं उसमें जाने का भी मन करता है, और जिन स्कूलों में ठीक व्यवस्थाएं नहीं, गलत काम करते हैं, वो चाहे देहरादून लोकल में भी स्कूल है,
मैं उनके प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से भी मिलने के लिए थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता हूँ। मेरा आप सबसे यही कहना है, हम जब अच्छा काम करेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छे सिस्टम में अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित है उसके लाभ मिलेंगे, उसके प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा हूं जिन स्कूलों की एक अपने शहर में ही नहीं बाहर भी तारीफ होती है। तो मेरा आप लोगों से यही एक विनम्र विनती भी है कि हम अपने काम में सजग रहें, अपने काम में बेहतर प्रदर्शन के साथ अग्रणी भूमिका निभाएं। सीबीएसई की वेबसाइट पे एक है हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स। जितने प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हैं और जो सीनियर पीजीटीज भी बैठे हैं और जो एग्जामिनेशन इंचार्ज भी है, कल आप भी प्रिंसिपल बनोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत सुंदर सी किताब है। अब चूंकि ये प्रिंटेड जो मटेरियल था, इस बार ये जवाहर नवोदय विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए सीबीएसई ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। 32 मैनुअल उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को भेजे गए। करीब करीब पूरे 32 की कॉस्ट 20,000 करीब है। पोस्टल चार्जेस वगैरह लगा के पहुंच तक जो है करीब वो 22-23 हजार में पहुंच रहा है। जब मैंने कुछ स्कूलों से पूछा कि भैया वो मैनुअल देख लिए थे, तो कहने लगे सर कौन से मैनुअल? अरे भैया ये पार्सल भेजा था, उसमें काफी बड़ा पार्सल। हाँ साहब आया तो है एक बड़ा सा पार्सल, पर हमने देखा नहीं, टाइम नहीं मिला। टाइम किस लिए नहीं मिला? 2.5 घंटे 2 घंटे की यात्रा करके जो है स्कूल पहुंचते हैं। जिस गाड़ी से गए फिर वो और आगे स्थान से भी कलेक्ट करके लेके आती है। फिर उसकी वापसी की चिंता होती है कि 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए। बच्चों की संख्या कम है साहब, मिड डे मील मिल जाता है, मिड डे मील भी अपना खा लेते हैं वहीं पे। और सारी व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बच्चों से कनेक्शन नहीं करते, उस मिट्टी से कनेक्शन नहीं जिस मिट्टी की उस सुगंध से, उस संस्थान में काम करने के द्वारा, उस परिसर में बैठने के तनख्वाह मिल रही है और उस तनख्वाह से अपना परिवार कर रहा है, उससे सरोकार। तो ऐसे भी लोग हैं कि सब हमने देखा, यहां देखते हैं, फिर आप जो है खोलते हैं देखने क्या। तो ये जरूर आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग इस बात को ध्यान रखें। एक हैंडबुक है, हैंडबुक फॉर टीचर्स। जितने भी टीचर्स, इवन तो प्रिंसिपल को भी देखना चाहिए कि ये टीचर के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, जो कि प्रिंसिपल की हैंडबुक में नहीं है, तो टीचर के लिए क्या दिया हुआ है। ये आप लोग सब डाउनलोड करिए इसको वेबसाइट से और इसको पढ़ें। तीसरी हैंडबुक है जो कि मैं लाया हूं, जस्ट 3 ही लाया हूं, कोई मेरे पास भी 32 का बंडल जो बड़ा हो जाता है। हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स। अब ये बच्चों के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, बच्चों के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं और बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो अब इससे पहले जो 2 व्यक्ति है, प्रिंसिपल और शिक्षक, अब तीसरे स्टूडेंट्स भी आ गए। अगर हम 3 चीजों को ठीक से समझ लेते हैं तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये हैंडबुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए। जो नहीं इसको समझते हैं वो लोग इसको देख लें। जो टोटल 32 हैंडबुक्स जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। टीचर्स रिसोर्स फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम, टीचर्स एनर्जाइज रिसोर्स मैनुअल, साइंस क्लास 7, टीचर्स एनर्जाइज रिसोर्स मैनुअल मैथ्स क्लास 8, इसी तरह से क्लास 8 के लिए साइंस का मैनुअल भी है, फिर क्लास 10 के लिए है, फिर है टीचर्स हैंडबुक फॉर ऑन मैथमेटिकल लिटरेसी, पीसा एक प्रोजेक्ट था, उसमें क्या बोर्ड ने किया और किस तरह से वो दिया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका रही, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उस पर थोड़ा सा आप देखें। इसके बाद फिर एक साइंस मैनुअल है क्लास 9 के लिए, फिर मैथमेटिकल लिटरेसी प्रैक्टिस बुक फॉर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसी तरह से जो और मैनुअल है मैथ के क्लास 11 9 का है, क्लास 10 का है, फिर उसके बाद स्क्वा का है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस। स्क्वा बहुत चल रहा है, अगर हम बाहर देशों में भी देखते हैं तो इस तरह की क्वालिटी असेसमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है और सरकार भी लागू करती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, बाहर तो कोई रिलैक्सेशन होता नहीं। डायरेक्टली जो है स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के तहत
पेनल्टियां लगाई जाती है, फाइनेंशियल ह्यूज पेनल्टियां लगाई जाती है। हम तो अगर 2000 रुपए की पेनल्टी गलती पे भी लगाते कि 10वीं में ठीक था तो 12वीं में गलत कैसे हो गया, तो उसके लिए भी कई बार तो कुछ जगह से मैनेजमेंट ही टेलीफोन करते साहब 2000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। तो भैया अपने टीचर को या आप ये क्यों नहीं देखते कि ये ठीक क्यों नहीं करते? तो मेरा आप लोगों से कहना है कि इसमें ध्यान दें, ये सारे मैनुअल्स आप डाउनलोड करिए, इसमें प्रिंटिंग में एक दिन की दावत छोड़ दीजिएगा बात, उसमें थोड़ा 2-4 रिम अगर पेपर के लगते हैं, उसको बाइंड करने में अगर समय लगता है, उसको बढ़िया से स्पाइरल बाइंडिंग से बाइंड करवाइए और 2-2, 3-3 सेट बनाइए और एक प्रिंसिपल रखे अपने पास और एग्जामिनेशन इंचार्ज को भी दीजिए और कुछ टीचर को भी दीजिए और कुछ उनकी स्क्रीन पे भेज, उस पे लैपटॉप पे उनके उस पर डलवा दीजिए, जो है टैबलेट पर मोबाइल पे भेज दीजिए। अरे किसी एक दिन तो कोई एक अक्षर उस व्हाट्सएप से फुर्सत मिलेगी, उस फूल पत्ती भेजने से फुर्सत मिलेगी तो थोड़ा एक अक्षर तो सीख लेंगे। इसके बाद है साइंस का क्लास 6 का है, मैथ का क्लास 7 का है, फिर टीचर्स हैंडबुक ऑन साइंटिफिक लिटरेसी, ये भी पीसा से संबंधित है। फिर बहुत सारे मैनुअल्स हैं, रिवाइज स्कूल हेल्थ मैनुअल है, वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 4 तक, ये हेल्थ मैनुअल्स। इससे हमें अपने आप में भी एक जागृति पैदा होती है कि हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि भाई स्कूल में ही हाउस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, हैंडबुक ऑन 21st सेंचुरी स्किल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। जॉयफुल टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो इस तरह से कई सारे हैं। अगर हम इन सबको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे और एक आध पन्ना भी कभी दूसरे तीसरे दिन पढ़ लेंगे तो कुछ जानकारियां होगी। नहीं तो क्या होगा कि सब डायरेक्ट एडमिशन का केस आया है, अब आरओ साहब तो बहुत इजीली अवेलेबल है, आरओ साहब को टेलीफोन करो। तो हम डायरेक्ट एडमिशन के बारे में एसओपी नहीं जानते, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में नहीं जानते, मिस्टेक्स कैसे रेगुलराइज करनी है, कैसे एरर ठीक करते हैं उसके बारे में जानते। तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। अभी रिसेंटली हम लोग एक इवोल्यूशन के ऊपर एक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं जिसमें एक पीपीटी बना रहे हैं और उसको हम इस बार जो करीब करीब कोशिश करेंगे कि दोनों डिप्टी सेक्रेटरी और मैं जगह जगह जाएंगे और जगह जगह जहां पे हमारे नोडल सेंटर्स होंगे, मैक्सिमम जहां पे एग्जामिनर्स होंगे वहां पे हम मीटिंग करेंगे, बाकी लोगों से हम ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो मैं एक पीपीटी तैयार करवा रहे हैं हम, जिसमें कि हम कुछ कापियों को भी लेके आ रहे हैं जिसमें कि करेक्शंस हुए या जिसमें नंबर बढ़े तो वो भी लेके आएंगे, तो उसको आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। चूंकि स्क्रूटनी में पहले रेक्टिफिकेशन का रहता है, फिर रीइवैल्यूएशन में भी रहता है। हम ऐसा मौका ही ना दें कि जिसमें कि हमें कहीं पे दिक्कत आए और हमें उस पर फिर सोचना पड़े कि सब इस गलती को कैसे ठीक किया जाए। ये मेरा आप लोगों से विशेष कहना है कि हम लोग इस सिस्टम में जितनी अपने साख को बना पाएंगे, जितना बेहतर कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों के यहाँ, मैं पिछली मीटिंग में भी कह चुका हूं, रैंप नहीं है और उनका रिन्यूअल होगा स्कूल का, वो बिना रैंप के रिन्यूअल होगा नहीं। लैब के लिए भी, लाइब्रेरी के लिए भी, मैंने एक स्कूल है देहरादून में विवेकानंदा विद्यालय जोगीवाला में है। जब आप अगर देहरादून आते हैं हरिद्वार की तरफ से तो मोहक्कमपुर फ्लाईओवर खत्म होते ही उसकी लाइब्रेरी आप कभी देखिएगा, उसमें वो डोनेशन से स्कूल चलता है, उसमें करीब करीब फ्रांस के, जर्मनी के लोग भी हैं और तमाम लोग उसमें डोनेट करते हैं। वो स्कूल डोनेशन से चलता है, 7th पे कमीशन का पेमेंट देता है। लगभग 200 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। उनके एडमिशन प्रोसेस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि टीचर्स को उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आप इस एरिया के जो 4 परिवार हैं इनकी फाइनेंशियल स्थिति देख के आइए, अगर उनके घर में मोटरसाइकिल भी है तो फीस माफी के दायरे में नहीं है। आप लोग भी बहुत सारे लोग करते हैं सब चीजें, फीस माफ भी करते हैं, पर उस फीस माफी में जो डिजर्विंग है उसको करिए, उसको फीस माफी मत कर दीजिए जिसके पास जो 15 लाख की गाड़ी में आपके पास आ रहा है। मेरा आप लोगों से ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो मेरा आज ये भी आपसे कहना है। दूसरा, एग्जामिनेशन के दौरान कोई अनऑथराइज व्यक्ति सेंटर में ना आए,
कोई भी व्यक्ति मीडिया, प्रेस और किसी से भी इंटरेक्शन ना करे पेपर के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, फलाने क्वेश्चन में या उस भाग में, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन के उस भाग में कोई प्रॉब्लम है, आप OECMS पोर्टल पर, जहां पर कि आप उस पोर्टल पे जब एब्सेंटी अपडेट करते हैं तो उसी के साथ आ जाता है, उसमें आप अपना रिव्यू डालिए। परंतु वो जो आप लिखेंगे वो अच्छा हुआ है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो टीचर लिखे, सो दैट जब मार्किंग स्कीम फाइनलाइज होगी, जब वो क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम के बारे में मॉडरेशन करने के लिए और उसके मार्किंग स्कीम की वैल्यू पॉइंट को देखा जाएगा तो उस समय उसको लिया जाएगा। पर अगर आप बाहर बोलोगे तो बाद में लोगों के बीच में सिस्टम की बदनामी होगी, सिस्टम की बदनामी होगी तो CBSE की बदनामी होने पे आपकी भी बदनामी है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इवैल्यूएशन के दौरान आपके पास कापियां आपके डोर स्टेप पे आएगी। हम आपके यहां से कापियां केवल सिटी कोऑर्डिनेटर क्या जमा करने के लिए केवल उसी वजह से कहेंगे जहां पे कि हमारे पास शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा। इस बार थोड़ा सा शेड्यूल कम किया जाएगा, पर हम नोडल सेंटर्स बढ़ाएंगे। जिन लोगों को लगता हो कि हम नोडल सेंटर का काम बहुत बढ़िया से करेंगे और उनका विद्यालय टीचर्स को आने जाने के लिए बहुत अप्रोचेबल हो, ठीक से वहां टीचर आराम से, उनको टीचर्स को आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो निश्चित है वो मुझे बताएंगे, हम नोडल सेंटर्स देंगे। परंतु एक एक कापी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्राचार्य को, चीफ नोडल सुपरवाइजर को। ये मेरी आप लोगों से कहना भी है और ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आदेश भी है। अगर कोई कापी खो जाएगी या कापी में कुछ गड़बड़ होगा, नमस्ते मैडम, स्वागत है। तो कापी में अगर गड़बड़ हुआ तो फिर स्पेयर नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि हर बच्चा अपनी कापियां मांगने के लिए ऑथराइज्ड है। उसके लिए हम फोटो कॉपी देते हैं और अब तो एक कल्चर आ गया है जो कि मैं पिछले बार शायद आप लोगों से शेयर किया था। अब 100 मार्क्स की जो कापियां, फुल मार्क्स की जो कापियां हैं, उसको भी पेरेंट्स देते हैं, बच्चों को बोलते हैं मंगवाओ CBSE। वो अपने घर में अपने बच्चों को दिखाते होंगे या लेमिनेट करके रखते होंगे, वो अदर इशू है, पर वो उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, किस तरह से हम उसको फिर बेहतर तरीके से उसकी सुरक्षा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इवैल्यूएशन के दौरान अगर आपके पास टीचर जिसका अपॉइंटमेंट आया है वो क्वालिफाइड नहीं है, क्लासेस नहीं पढ़ाता है, आपने उसको रखा हुआ है या उसका गलती से डेटा चला गया है गलत सब्जेक्ट में, आप हमें टाइमली बताएंगे कि सब ये टीचर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपने पार्टिसिपेशन को, परंतु अगर वो साथ में कोऑर्डिनेशन वर्क कर सकता है तो ठीक है, अन्यथा फिर उसको शामिल होने के लिए रिलीव मत करके उसकी जगह दूसरा टीचर दीजिए। अपने सारे टीचर्स को कुछ दिन जो प्रिंसिपल्स लोग बहुत सारे 2 4 5 अपने साथ रखते हैं ना, नमस्ते करने के लिए, थोड़ा चाय साहब कैसी है पियेंगे आप, आपकी ड्रेस बढ़िया है, आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, आपने सूट बहुत अच्छा पहना है, तो 5-10 दिन के लिए थोड़ा उसको डिस्करेज कर दीजिएगा। थोड़े दिन वो प्रशंसा अपने घर में अपने पति देव से कह के या पत्नी से कह के करा लीजिएगा। तो थोड़े दिन के लिए उन टीचर को भेज दिया जो अच्छे टीचर है, तो उनको भी जरा इवैल्यूएशन के लिए भेज दीजिएगा, तो जिससे कि इवैल्यूएशन का काम अच्छा हो। जिस काम के लिए हम लोग बच्चों के लिए दिन रात जुड़े रहते हैं उसमें कुछ उत्तर मिले, कुछ अच्छी सकारात्मक चीज मिले और मिनिमम मिस्टेक्स हो। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अब केवल एक ही उद्देश्य है, जब तक यहां पर हूं, जिस दिन तक रीजन को इस तरह से बना दो, बिल्डिंग हमारी 2 फ्लोर बन गए हैं, हालांकि संस्था बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं, फिर भी लगा उनके पीछे। अभी हम लोगों ने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए CBSE के स्टाफ के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाए और 25 फ्लैट जो है ISBT के पास स्टाफ को दिलवाने के लिए 3 बेडरूम फ्लैट जो है मंजूर करवा लिए और बहुत जल्दी उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग कोई बहुत अलग से कुछ विलक्षण काम करिए, परंतु ये मेरा दायित्व एक डिविजनल हेड होने के नाते कि मैं स्टाफ वेलफेयर को भी देखूं। सिलेक्शन कौन किस तरह से आया है, वो चाहे पैसा दे के आया,
चाहे वो किसी तरह से कदाचार करके आया, मुझे उससे कंसर्न नहीं, क्योंकि वो सेलेक्ट होकर आ चुका है। मुझे तो उसको उस जगह पे फिट करना है जहां पे उसकी आउटपुट है। मेरे यहाँ आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने एक महिला को देखा होगा रिसेप्शन पे, और एक को देखा होगा सिंगल विंडो सेल में जो डाक एंट्री कर, वो पहले एग्जामिनेशन में और बड़ी परेशान रोज रोती थी, कभी डाक छुपा देती थी किसी स्कूल की, क्योंकि उनको आता जाता कोई NIO से पढ़ के आई, हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा के कोई लोग ऐसा ना मतलब काफी ज्यादा गलत सलत काम करना और इधर उधर के गठजोड़ करना, जुगाड़ से काम कर लेना, पैसे से खरीद लेना, ये सब तो खुलेआम बोलते हैं साहब हमने तो ऐसे कर लिया था, हमने कोई बात नहीं। हमने उनको बोला आप सिंगल विंडो सेल में काम कर लेंगे, काय को एग्जाम में रोते हो। तो आज चले जाओ से आया हो, जैसे भी आया हो, मैंने उनको बोला कि आप सिंगल विंडो सेल में काम कर लेंगे, पार्सल भी उठाने पड़ेंगे। कह रहे कि जी कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो वजन उठाने के आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम किया कहा मैं, तो अब वो खुश है वहां। ऐसी रिसेप्शन पे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लो अपने आप को, बाकी आपको अटेंड करना है। तो जहां पे जो सूटेबिलिटी में है उसको वहां लगाइए, और जिसको आपने कहीं किसी उसके स्वाभिमान की वजह से वो नमस्ते नहीं करता समय, या वो आपकी थोड़ी सी चाटुकारिता का स्वभाव नहीं रखता, और उसको आपने दुत्कार रखा, उसको मेन लाइन में मेन स्ट्रीम में लेके आए, सो दैट परफॉर्मेंस पे बात हो, कुछ अच्छा काम हो। तो ये मेरा आप लोगों से कहना है कि हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करें, तो जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे बढ़िया से तो रिजल्ट अच्छा होगा, गलतियां नहीं होगी। और जो बच्चे हमारे पूरे 2 साल की मेहनत के लिए टकटकी लगा के रहते हैं कि मेरा ये बोर्ड एग्जाम पे जो मैंने आंसर शीट पे लिखा है उसका मेरा इवैल्यूएशन बढ़िया से हो, उसके लिए मेरे टीचर मेरी मेहनत को प्रोत्साहित करें और अच्छा आकलन करें, तो उसका भी एक डर जो है वो खत्म हो जाता है। उसको पता है कि हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, हमें सब ऑब्जर्व करते रहते हैं, कितने नोडल सेंटर है मुजफ्फरनगर में, कौन कौन हेड एग्जामिनर है, कौन कौन टीचर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो बाबा जी है ना, ये स्क्रीन वाला जो, ये बड़ा मुश्किल स्थिति हो गई है कि अब तो सब कुछ व्हाट्सएप पे बाहर सर्कुलेट हो जाता है और सबको पता रहता है कौन क्या है, तो आपको सब देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं लोग, तो इसलिए उस बात के लिए सतर्क रहिए। इवन दो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, चूंकि बार कोड का सिस्टम है और कोडिंग होती है काफियों की, नहीं तो आप अगर स्टेट में देखते होंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवैल्यूएशन होता है और रियल रोल नंबर पे इवैल्यूएशन होता है, तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों की जानकारी होगा, तो बहुत सारे लोग बोलते रहते सब वो काफियां कहाँ गई। हमसे भी कई सारे लोग बड़े उत्साहजनक स्थिति में कहते सब ऐसे पता लग सकता है कि काफी कहाँ जाती होगी। तो ये चीजें हैं सब। हाँ पहुंच गई। और सिक्योरिटी और सेफ्टी और सेंटर्स में इंतजाम के लिए हमारे सारे अरेंजमेंट, सारी चीजें आपको पहले पहुंच जाएगी। हम लोग अभी सभी डीएम और सभी एसएसपी सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी चेयरपर्सन मैम भी इस बारे में बहुत जागरूक रहती हैं, वो एडवांस में ही चिट्ठियां भेज देती हैं, पर सारी सिक्योरिटी और सारी सेफ्टी आपके ऊपर है। अभी एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल का एग्जाम चल रहा था, एक सेंटर पर सिंगल चेयर के ऊपर साइड में रहता है, लिखने का ऐसे बनाया रहता है, और जैसे हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वैसे देखा तो वैसे क्लासरूम में बच्चों को, वैसे बच्चे तो नहीं कह सकते उनको, तो एडल्ट है सब, तो उनको बैठा रखा उसमें, उन्होंने एतराज नहीं किया। तो जिस सेंटर पे अगर किसी के स्कूल में इस तरह की व्यवस्था है, बिल्कुल वो उसको सारा फर्नीचर बदल दे, इस तरह की व्यवस्था को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप बेंच और डेस्क, चेयर और डेस्क के हिसाब से रखें, और उसके लिए क्योंकि क्लास 10th का बच्चा है और 12th का बच्चा है, तो वो उसके लिए कंफर्ट हो, बहुत अच्छा बैठने के लिए हो, उसके लिए ना कि क्लास 6 का फर्नीचर लगा दीजिए। अगर फर्नीचर की कमी है तो उसको अभी बनवा लीजिए, बहुत पैसा है मुजफ्फरनगर में स्कूलों के पास हो धनाटे, तो इसको आप अभी कर लीजिए और बढ़िया से स्थिति में रखिए। मत बांटिए बोतल, मत बांटिए टॉफी, मत बांटिए पानी की बोतल, वो अपने पास लेके आएगा। और हाँ, ये जरूर है, जो नियम मापदंड CWSN के लिए निर्धारित है, स्क्राइब के लिए निर्धारित है,
और जो खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं बच्चे, उनके लिए उस पर जरूर ध्यान दीजिए, उस पर आपको केयर करना है। तो इस तरह से आप अगर उस सब पे ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर हमारा एक रीजन का बहुत बेहतरीन स्थान हमारा एग्जाम का और इवेल्युएशन का हो पाएगा। हमारी तरफ से आप सब लोगों को अभी एक हमने चिट्ठी भेजी, आप लोगों को पत्र भेजा है, जिसमें कि हमने आप लोगों से कहा है कि OMR कैसे भरवानी है, मिल गई होगी सभी सेंटर्स को, सभी सेंटर्स पे तैयारी करें। स्कूलों को भी भेजा है और बच्चों को अभी से ट्रेन करें। क्लास 10th के बच्चे चूंकि पहली बार OMR भरेंगे तो उनको इस बात का पता होना चाहिए कैसी गलतियां ना हो। और कई बार क्या होता है स्कूल में, सेंटर में कुछ बच्चे जानबूझ के उनको बाहर के लोग जो है सिखा देते हैं, कोई कोचिंग वाला सिखा देता है, कोई और बाहर जो ट्यूशंस वगैरह वाले लोग हैं वो सिखा देते हैं कि जो तुम्हारे क्लास का सबसे बेहतरीन अच्छा परफॉर्मर बच्चा है उसका रोल नंबर लिख देना। अब वो तो हम पकड़ लेते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें ना, ऐसी कोई ट्रिकी सिस्टम को सिखाएं, अच्छी बात सिखाइए, अच्छी काम करने के लिए। हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल का कंपोनेंट वाइज पूरी लिस्ट भेजी है कि सब्जेक्ट में कितने नंबर का प्रैक्टिकल है, कितने नंबर का प्रोजेक्ट है और उसके कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं। इस बार एक शायद फील्ड और जुड़ के आएगा कि मैक्सिमम मार्क्स का फील्ड, और रिक्वेस्ट किया था हमने आरओ मीट में कि क्योंकि पिछले बार 2-3 जगह गलतियां हुई थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के और एक हरिद्वार में एक स्कूल था उससे गलती, उस पर 1 लाख रुपए पेनल्टी लगाई गई। सारे 10वीं के 136 बच्चों के 10 मार्क्स से उसके सारे मार्क्स अपलोड करके 20 की जगह। तो इतनी बड़ी गलती होती है, फिर बिना बात के इशू बनते हैं, अखबारबाजी होती है, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ को आदत होती है फिर एक दूसरे की टांग खींचने की। तो ऐसा कोई काम नहीं करिए। जब आपके पास प्रोजेक्ट का कोई आओ, उस समय जब आप देख रहे हैं उसको एक बार सर्कुलर दे दीजिए इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस बात से भी बिल्कुल नहीं हेजिटेट करें कि मेरे स्कूल में, अब जब आपके स्कूल में 100% बच्चे अच्छे परफॉर्मर है, 90% बच्चे अच्छे परफॉर्मर है, तो 20 नंबर दीजिए भैया, क्या दिक्कत है, कौन मना कर रहे हैं। पर हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, पता चला आपने 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में दे दिए फिजिक्स में और उधर थ्योरी में उसके 4 नंबर, तो फिर पकड़ा जाएगा। तो परफॉर्मेंस को बिल्कुल नकारिए नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पे उसको मजबूत, बच्चे को मजबूती से उसको सपोर्ट करिए। और हमारे पास रिजल्ट के लिए बहुत बेहतरीन, ये हमारे पास एक समझ लीजिए उसका असेसमेंट करने के लिए बहुत बेहतरीन टूल है ये, और बहुत बेहतरीन कंपोनेंट है कि हम पूरे साल भर का उसका क्लासरूम में क्या पार्टिसिपेशन रहा, स्टेज पे क्या पार्टिसिपेशन रहा, उसने परीक्षा के चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया बच्चों को, ये सारे जो है उसके कंपोनेंट, सारी चीजों को आप लेके आइए और उसको प्रोजेक्ट में शामिल करिए। तब उसको जो है पता लगेगा कि हाँ, पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि अगले बार जो है मुझे अपने बच्चे को राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में किस लिए शामिल करना है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट में शामिल करना है। तो ये ध्यान रखिए। कुछ ध्यान रखने वाली बातों पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर मैं थोड़ी सी आपसे अपनी व्यक्तिगत बात भी कहूंगा और फिर उसके बाद आपसे, आप लोगों के पास कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी मुझसे बात करनी हो, तो उसके लिए आप जरूर शेयर करें। मैंने अगस्त 2023 में एक सर्कुलर भेजा था, अ ब्राइट न्यू विजन फॉर एवरेज स्टूडेंट, ये हेडिंग था उसका, NEP से लिया हुआ। ये लेटर आप सबके पास होगा, अगर किसी के पास नहीं होगा तो एक बार अगर इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ज्यादा बड़ा लेटर नहीं है, 5-6 पेज का है, तो कोशिश रहती है कि कुछ हम आपके बीच में ऐसी चीजों को लेके आए जिससे कि हमें कुछ तो याद है। मैं हर साल न्यू ईयर में भी आप लोगों को कुछ चीजें भेजता हूं, कोशिश है इस बार भी तैयारी कर रहा हूं। थोड़ा सा समय की बाध्यता है कि कुछ फंक्शंस भी रहे स्कूलों में, कुछ मेरी पारिवारिक समस्या भी रही, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। पर मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक जो है अपने नए वर्ष की जो शुभकामनाएं हैं उसके साथ आप लोगों के बीच में अपने उन उम्मीदों को, उन
अभिलाषाओं को लेकर आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों के बीच में रखूं। एक चीज जो बार बार आती है, जो हम बायलॉज को एडहियर नहीं करते और बायलॉज को छोड़ देते हैं, और फिर जब परेशानी में पड़ते हैं तो उस समय हमारी दिक्कतों के लिए जो फिर हम इधर उधर भटकते हैं। मेरा आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हेडक्वार्टर से जो बायलॉज एडहियरेंस के लिए जो सर्कुलर्स आते हैं, उसके साथ साथ जो हम भी आपको भेजते हैं, उस पर कॉम्प्लायंस जरूरी है। उसको आप देखिए, स्कूल को स्कूल रहने दीजिए, स्कूल को फैक्ट्री मत बनाइए, स्कूल को इंडस्ट्री मत बनाइए। मेरे पास एक परसों 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति आए और वो अपना कुछ तमाम अलग अलग चीजों पे काम करते हैं, कुछ स्किल पे काम करते हैं, कुछ डिजिटल इनोवेशन पे काम करते हैं, कुछ एआई पे काम करते हैं। बहुत बढ़िया से बैठे मेरे पास और उन्होंने तमाम रेफरेंस भी दिए। सब उनको भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं, पुराने मैनेजर साहब को भी जानता हूं, पुराने अधिकारी को भी जानता हूं। और स्कूल इंडस्ट्री में हम ये करना चाहते हैं। मैंने बहुत बढ़िया से उनको सुना, बाद में बोला कि दुर्भाग्य है इस देश का, और दुर्भाग्य मेरा भी कि मेरे सामने मेरे चैम्बर में आप स्कूल को इंडस्ट्री बता रहे। मैं शब्दों में थोड़ा सा आपका गौर चाहूंगा। हम इंडस्ट्री की तरह नहीं बनाए जाते। मैं केंद्रीय विद्यालय की हर जगह तारीफ करता हूं। आरटी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, उसके बाद उस परिवार का भी वो बच्चा जिस परिवार से पिता तो बॉर्डर पे सर्विस कर रहे हैं और मां उतनी पढ़ी लिखी नहीं, और उसके बावजूद भी पिछले 5 सालों से देश में टॉप रिजल्ट दे रहे हैं केंद्रीय विद्यालय। क्योंकि हर टीचर को अपने उस काम के प्रति लगन है, निष्ठा है और समर्पण। हम खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी सजावट रखेंगे, तमाम इंटरनेशनल वर्ल्ड और कौन कौन से नाम रख देंगे, अन्यथा मत लीजिएगा, किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। और वो सब इंटरनेशनल और वर्ल्ड और सब कुछ होने में वो जो विद्यालय की विद्यालयी शिक्षा है वो धराशायी हुई रहती है, उस पर हम काम नहीं करते। तो मेरा आप लोगों से ये भी कहना है, हम अपने आप को इतना बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं प्रेजेंट कर पाते, क्यों नहीं इस तरह से लेके आ पाते कि सब जिस तरह से हमें एक विश्वास है कि जो सेना में सैनिक है वो बॉर्डर पे काम कर रहा है और हम सुरक्षित हैं। हम ये विश्वास क्यों नहीं दे पाते समाज को कि आपका बच्चा जो क्लास फर्स्ट में, अब तो बाल बाटिका 1 है, बाल बाटिका 1 में आपने मेरे कैंपस में छोड़ा है, आप निश्चित हो जाइए आपके बच्चे को हम बहुत बेहतरीन मानवीय शक्ति से परिपूर्ण, आचरण से परिपूर्ण, विश्वास की उस श्रृंखला से परिपूर्ण और शैक्षिक उन्नति के उस मार्ग में अग्रणी ले जाने के लिए क्लास बाल बाटिका 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा देकर बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विद्यालय से आगे भेजेंगे। क्यों नहीं हम विश्वास बना पा रहे? क्योंकि हमने फीस स्ट्रक्चर भी बढ़िया रखा हुआ, सजावट भी बढ़िया की हुई है, शिक्षक को सैलरी देने में कंजूसी करेंगे, अपने घर में 50,000 रुपए शाम को पार्टी में खर्च कर देंगे, अपनी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे। परंतु जहां पे स्कूल के लिए बात आएगी वहां पे वो हिलता डुलता फर्नीचर ही रहे तो भी ठीक चलेगा। प्रोजेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई ऑल्टरनेट ले आएंगे। तो हमारे स्कूल इस तरह से हो जो कि लगे लोगों को, उस तरह का आकर्षण रहे कि जिसमें कि खुद स्वतः ही वो आपकी तरफ चलता आए और ये कहे कि सर मुझे तो अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना। और हम शिक्षक समाज में काम करने वाले लोग, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो बताए, कि हमें भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है, उसके बावजूद भी हम विश्वास नहीं जीत पा रहे। और एक फौज में काम करने वाले आदमी के लिए सब सैल्यूट करते हैं कि सब वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, कहीं पोस्टिंग है, एक फौज का व्यक्ति है, क्योंकि उसने विश्वास जीता है, उसने गोली खाने के लिए भी तैयार है बॉर्डर पे। हम विश्वास जीतने की जगह खत्म पीछे हट जाते हैं, और जब
काम की बात आती है तो उसमें पीछे हट जाते हैं, जब बाकी चीजों की बात आती है तो उसमें अग्रणी है। तो मेरा सब मुजफ्फरनगर के आप सब लोगों से यही कहना है, बतौर टीचर, बतौर प्रिंसिपल, बतौर मैनेजर और बतौर मैनेजमेंट के परिवार से भी अगर आप प्रिंसिपल, बता दीजिए अपने घर में भी और अपने मैनेजमेंट को, अगर मुझे प्रिंसिपल रखना है और मुझे प्रिंसिपल के तौर पे इस विद्यालय में मुझे कंटिन्यू करना है तो भैया स्कूल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्कूल को बेहतर बनाना पड़ेगा, टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, टीचर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, टीचर्स की मेहनत को पारितोषिक के तौर पर साल में एक बार 3 टीचर चुनकर स्टेज पर सम्मानित करने की परिपाटी भी लेके आएंगे तो देखिए आप अपने आप बदलाव आता रहेगा। अन्यथा मैंने पीछे ग्रुप देखा था आपका, स्टेट के अधिकारियों के साथ भी आपके बहुत सारे लोग कभी वो वेल डन वाला जो ठेंगा है ना, पहले तो इसको ठेंगा बोलते थे कि मना कर दिया तो ठेंगा हो गया सब, आज हमारा वेल डन हो गया तो उसको भी बढ़िया बढ़िया से प्रस्तुत कर रहे थे। जब डीआईओ साहब ने घेरना शुरू कर दिया तो सब कोई पीछे हटने लगे। तो ऐसे काम करते क्यों? अपने समाज में हम मजबूती से रहें, अपने आपस में सीबीएसई के सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और आपस में एक रहकर, अगर रणवीर सिंह भी बिना बात के परेशान कर रहे हैं तो आपकी आवाज, एकता की आवाज मेरे कानों में इस तरह से गूंजनी चाहिए कि मैं अगले बार वो बिना बात के परेशान न कर। तो मजबूती इसमें मिलेगी, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात पे जरूर ध्यान दें। इसके अलावा कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारा मैं साथ में लेके चलता हूं पर समय की बाध्यता भी रहती है। कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती कि कई बार विभाग कहने पे कि मुझे भी घेर लेते हैं लोग। नमस्ते जी मैम। तो मैं समझता हूं मैं जो उद्गार और मेरी बात आप सब लोग कुछ अपने जहन में रखेंगे। जिन लोगों को कोई शिकायत इस बात की है कि भाई मेरा ये जिन लोगों को ये लगता हो कि मेरा सेंटर यह गलत है या मेरी चीज ये गलत रही, अगले साल वो समय पे मुझे बता देंगे, अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करा दें, हम ठीक कर देंगे। जिन लोगों को लगता हो कि मेरे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरे नजदीक में 4-5 विद्यालय हैं, फिर भी मुझे सेंटर नहीं बनाया गया या मुझे नोडल सेंटर बनाना चाहिए, वो अपनी बात कहें। मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे भी भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जिम्मेदारियां लीजिए, निर्वहन करिए और आगे बढ़ते चले जाए। कुछ लोगों की आदत होती है अनएथिकल काम करने की, कुछ लोगों की आदत होती है गलत काम करने की। हम उनके पीछे अपना समय खराब न करें, हम एकजुट होकर एक बेहतर काम के लिए चलें, बेहतर परिपाटी को अपनाएं। मेरा लास्टली आप लोगों से एक अनुरोध है, बतौर शिक्षक, बतौर प्रिंसिपल, खासकर प्रिंसिपल लोगों से मेरा, आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, आगंतुक कोई आता है और आपको लगता है कि उस व्यक्ति को कुछ मैं भेंट स्वरूप कुछ दे दूं, आप लोग एक परिपाटी बना लीजिए। कुछ किताबें ऐसी है कि जो हमारे हरिद्वार में गायत्री विद्यापीठ है, हमारा विद्यालय जो के कैंपस में संस्कृत महाविश्वविद्यालय वहां पर है। कुछ गीता प्रेस की किताबें हैं, कुछ इस्कॉन छापता है, तो बहुत महंगी नहीं, 20 रुपए की भी किताब है, 10 रुपए की भी किताब। कुछ आपको लगता है कि कोई किसी धर्म ग्रंथ से या किसी और ग्रंथ से कुछ मिला है हमें और उसको किसी को देने से कुछ उपकार होगा, इस तरह की परिपाटी शुरू करिए कि आपके पास कम से कम रोज आप 5-4 किताबें या 5-4 छोटी छोटी पुस्तकें देना शुरू करिए और उस पुस्तक को जिसको दोगे वो जरूर उसको पढ़ेगा। अगर पढ़ेगा भी नहीं तो घर में भी ले जाएगा, रखेगा तो कोई घर का सदस्य पढ़ ले। तो एक हम ऐसा इन्वायरमेंट देश में खड़ा कर सकते हैं जो कि सकारात्मकता को मजबूत करेगा। बाकी तो अगर हम सारी चीज मोदी जी और योगी जी पे छोड़ देंगे तो नहीं हो सकता। ये मेरा आप लोगों से
विनम्र व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में इसको करता हूं। मैं बेंगलुरु भी रहा एक साल, मैं वहां भी एस्कॉन से बुक्स मंगाता था और उसको बिजनेस करता और उसको देता था वालों को, और जहां फंक्शन में जाया करता था वहां भी मैं एक दो किताब या एक दो कोई श्रीमद् भागवत गीता अपने पास लेके जाता था। अगर कोई गेस्ट ऑफ ऑनर या कोई गेस्ट चीफ गेस्ट कोई वहां पे है तो मैं उनको जरूर भेंट करता। मुझे मैं मदुरई गया था एक बार, तो वहां पे मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो चीफ गेस्ट थे, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था वहां पर। मैंने उनको श्रीमद् भागवत गीता भेंट करी, तो उन्होंने बोला कि मैं पहली बार श्रीमद् भागवत गीता मेरे हाथ में हिंदी वाली है और मुझे हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, जबकि वो साउथ इंडियन है। मुझे हिंदी पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम अपनी भाषा को, अपनी मां की भाषा को कैसे मजबूत करें, ये हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, और आप शिक्षकों के पास एक तरीका होना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से व्यक्तिगत अपील है, ये जरूर आप करें, जिससे कि आप जो बच्चे का बर्थडे है टॉफी दीजिए, बस छोटी सी एक साथ में किताब दे दीजिए, जरूर टॉफी दीजिए, पर उसको एक किताब जरूर दे दीजिए। वो ले जाएगा घर में तो मां को देगा, पिता को देगा, माता पिता उस किताब के कुछ अंशों को भी पढ़ लेंगे, या घर में दादा दादी वो भी पढ़ लेंगे। तो देखिए वो उस बर्थडे को जीवन पर्यंत याद करें। तो ये आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेरा यही कहना है कि आप लोग, अगर मेरे समय में आप लोगों को दूसरों से कहलवाना पड़े या दूसरे की सिफारिश लगानी पड़े, या फिर आप पहले सिटी कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, सिटी कोऑर्डिनेटर मैडम आदेश नहीं लीजिएगा, सिटी कोऑर्डिनेटर मैडम के पास जाएंगे, फिर सिफारिश करेंगे, फिर सिटी कोऑर्डिनेटर मैडम मुझे बोलेंगे मेरे कार्यकाल में। तो मैं समझूंगा कि ये शायद मेरी कमी है कि मैं आप लोगों के बीच में सीधा संवाद नहीं रखता हूं। आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं, मेरे कार्यालय से संबंधित शिकायत है उसमें भी कह सकते हैं। हल्द्वानी में जो लड़का हमारे यहाँ टर्मिनेट हुआ है मुरादाबाद का, सोनू करके नाम से, हल्द्वानी में उसके बारे में एक मीटिंग में एक टीचर ने कहा था, सब मैं गया था, और वो करेक्शन में जो है उससे मुझसे कुछ डिमांड किया था। मैंने उसको आते भी समझा दिया था कि भैया ऐसा काम मत करो, 100-200 के लिए मत किसी के आगे लेना है तो ढंग से लोग 100-200 के लिए क्यों सत्यानाश मार रहे हो, उसने पूरी मीटिंग में कह दिया। तो मेरा कहना आप लोगों से यह है कि अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसी भी शिकायत मिलती है, आप जरूर मुझसे शेयर करें। बाकी आपके पास सिटी कोऑर्डिनेटर मैडम यहां पर है, डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर धारा मैडम है, शायद चली गई अभी, अच्छा है नहीं। यहां पर बुढ़ाना क्षेत्र से गरिमा जी हैं, मोनिका जी हैं, और भी जो यंग टीम है, सब लोग एक सेकंड लाइन की तरह भी चले, और जो फर्स्ट लाइन में बैठे हैं वो लोग भी अपने सेकंड लाइन को मजबूत करें। यहाँ पर बच्चन सिंह जी हैं, प्रमोद जी हैं, आप लोग के पास इतना अनुभव है, पर उस अनुभव को शायद हो सकता है मैं गलत हूं, अपने कैंपस तक सीमित किन्हीं कारणों से रखना पड़ता होगा आपको। मैं चाहता हूं कि इसको हम बाहर लेके जाएं और लोगों के बीच में अपने विद्यालयों के सीबीएसई के सिस्टम में शेयर करें, बताएं। सहोदया प्लेटफॉर्म में, सहोदया ग्रुप ऑफ स्कूल से मेरा अनुरोध है, आप जो भी 2 सहोदया हैं, 3 सहोदया हैं, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। सहोदया प्लेटफॉर्म को सफेद रंग मत दीजिए, सहोदया प्लेटफॉर्म को राजनीतिक रंग मत दीजिएगा, सहोदया प्लेटफॉर्म को एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए यूज करिए। सहोदया प्लेटफॉर्म को आप बच्चों के उत्थान के लिए, खेलों से लेकर उनके क्विज और उनकी आपसी भागीदारी के लिए, कभी कभार आप ऐसे ही भी एक सहोदया ग्रुप से एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। कभी टेस्ट करिए, हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर एक पूरा सहोदया से बनवा दीजिए और वो सब स्कूलों में एक ही क्वेश्चन पेपर रखिए, देखिए कैसे रिजल्ट आता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के तरफ से मैं समझता हूँ प्रिंसिपल साहब यहाँ पे बैठे हुए, रीजन का एक ही क्वेश्चन पेपर आता है और वो भी दूसरा रीजन बनाता है तो वो दूसरे रीजन में भेजता है।
और कापियां भी सर मेरे ख्याल से अब तो ये हो गया कि आपके इंटरनल एग्जाम की 9th और 11th की कापियां तो दूसरे रीजन में चेक होती है, उसी रीजन में होती है, पर दूसरी जगह जाती है। तो कितनी अच्छी बात, हम कितना ट्रांसपेरेंट रखते हैं अपने आप को। सीबीएसई भी ऐसी, नहीं तो शायद आज जो 30,000 विद्यालयों का इतना बड़ा परिवार और जिसके आप सब सम्मानित सदस्य हैं, और मैं भी अपने आप को मजबूत मानता हूं कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, तो शायद सीबीएसई ना चल पाए। और आज निरंतर उत्थान की तरफ है। अब स्टेट में देखिए, आंध्र प्रदेश में 1000 स्कूल एक बार में दे दिए गवर्नमेंट, जबकि सरकारी स्कूलों के साथ जद्दोजहद बहुत है। मेरे पास तो 200 ही स्कूल है, उसी में मेरी आफत हो जाती है, जबकि मैं सारे उत्तराखंड के स्कूलों को जानता हूं, सारे सिस्टम को जानता हूं, और उत्तराखंड का रहने वाला। हमारे यहाँ शेखर चंद्रा जी थे, वो वहां रीजनल अफसर बन के बड़ी मशक्कत कर, फिर कई बार राय भी लेते हैं, पूछते भी हैं। बेंगलुरु में कर्नाटका में जो है 134 स्कूल कलाम साहब की स्मृति में बनाए गए थे, आवासीय स्कूल, वो आए हमारे पास। अभी आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार कह रही है कि हमारे पास, हम पूरा बोर्ड ही खत्म कर रहे हैं दोनों राज्य, हमारे पास 5000 स्कूल है, आप 5 के 5000 ले लीजिए। अब सीबीएसई कहता है नहीं, इतने सारे स्कूल हम ऐसे नहीं लेंगे कि सारा चीज खराब चीज गवर्नमेंट आपका ठीक करते रहे, क्योंकि अब सीबीएसई क्या वो सिस्टम है, सीबीएसई आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है सीबीएसई एफिलिएशन देने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, क्योंकि स्टाफ है नहीं, लोग है नहीं, उतना बड़ा सिस्टम हो गया। अभी 17 रीजन है, 17 सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, और 18वां रीजन संभवतः जम्मू में खुलने वाला। तो हम ऐसे परिवार के सदस्य हैं, तो उस परिवार के सदस्य होने के नाते हमें गर्व करना चाहिए अपने आप पे कि हम उस परिवार के सदस्य तो हैं ही, साथ साथ हम उस जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं जो भारत, भविष्य का भारत है, जो भविष्य में भारत के नव निर्माण में काम करेगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों से यह भी अपील है कि बिना किसी रोग दोष के, बिना किसी रोष के, बिना किसी दोष के, बिना किसी रोग के और बिना किसी ईर्ष्या के अपने विद्यालय कैंपस में मजबूत से काम करें। दूसरे के विद्यालय कैंपस में अगर कोई जाने के लिए बुलाता है तो जरूर जाइए, अगर नहीं बुलाता तो जबरदस्ती मत जाइए, पर अपने विद्यालय कैंपस में जो आप फ्रेग्रेंस एक स्कूलिंग का जो फैलाएंगे, वो जब बाहर जाएगा तो लोग निश्चित है आपको एक इंडिस्पेंसिबल कैरेक्टर मानते हुए आपके प्रिंसिपल को, आपके टीचर को आपके यहां जरूर आएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है। मैं देखता हूं अक्सर जगह जगह जाता हूं, मैं परसों हरिद्वार में भी करीब 22 प्रिंसिपल माउंट लिटल जी स्कूल के इवेंट में शहर के नामी ग्रामी प्रिंसिपल, अच्छे स्कूल। हमें ये परिपाटी विकसित करनी होगी, हम एक दूसरे के फंक्शन में जाएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक बहुत अच्छी बात है, देहरादून में चूंकि रीजनल ऑफिस है, बहुत सारे डेटा संगठन के किसी भी विद्यालय में फंक्शन है देहरादून में, तो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनको उसी तरह से अतिथि सत्कार और सम्मान दिया जाता है जिस तरह से वहां चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर जो बुलाए हुए उनको देते हैं। तो आप लोग इस परिपाटी को मजबूती से लगाइए, मजबूती से आगे लेके जाइए। अगर नीरज बालियान जी ने बहुत बढ़िया से फंक्शन कराया और उसमें उस इवेंट में सहारनपुर, बिजनौर, देवबंद और आसपास जेपी नगर, यहां सबके प्रिंसिपल को सम्मानित करने के लिए आपके सब इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने और सहोदया ने काम किया और आपने अपने स्कूल में उस तरह से उनको बहुत बेहतरीन मोमेंटो भी दिया और उनका स्वागत भी किया। तो उससे लोग 10 जगह बात करेंगे हेरिटेज की, 10 जगह बात करेंगे मुजफ्फरनगर सहोदया की, 10 जगह बात करेंगे मुजफ्फरनगर स्कूल फेडरेशन की। तो इस तरह के काम हम जब करेंगे तो निश्चित है बेहतर उत्तर मिलेंगे, बेहतर परिणाम आएंगे। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे ज्यादा इस तरह की समझ नहीं है, दोस्ती मेरी बहुत है लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बहुत बढ़िया से दोस्ती भी निभाता हूं। पर उस दोस्ती में किसके साथ कितनी दोस्ती निभानी है उसके फॉर्मूले को जरूर दिमाग में रखता हूं। बहुत सरल, हर जगह हर व्यक्ति यही कहता है। मैं रणवीर सिंह साहब को बहुत तरह जानता हूं, रणवीर सिंह जी से मेरे बहुत क्लोज रिलेशन, बस मुझे यही शब्द सुनने में बहुत आनंद आता है। आपको कोई भी व्यक्ति, कोई पेरेंट हो, वो सीधा बोले कि मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत तरह जानता हूं, बहुत मेरे अच्छे रिलेशन है, बस इतनी ही उपलब्धि जीवन की है।
बाकी तो सब चलता रहेगा संसार। What we did here, what we are doing here, what we have planned to do here, वही साथ जाएगा, बाकी कोई संपत्ति साथ नहीं जाएगी। 10 मिनट के लिए शमशान पे हो चाहे कब्रिस्तान पे हो, 10 मिनट के लिए अफसोस रहेगा, 11वें मिनट में फिर वो एक की टोपी दूसरे के सर, दूसरे की टोपी तीसरे के सर, उसी प्रचलन में शुरू हो जाएगा। उसके बाद कोई अफसोस नहीं होगा। इतनी जरूर है, अफसोस केवल उस बात का जरूर होगा, इसने यार बहुत बेहतरीन काम किया और इसने ये इंस्टीट्यूशन बनाया, इसने उस बच्चे को डीएम बनाया, इसने उस बच्चे को कलेक्टर बनाया, उसने उस बच्चे को एसएसपी बनाया, उस बच्चे को एक वकील भी बनाया और उस बच्चे को एक लीडर भी बनाया। तो अफसोस केवल इस बात का रहेगा कि आगे आने वाला कोई वैसा व्यक्ति है कि जो किसी को बना दे। तो बनाने के लिए पहले तर्पण करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। मेरे घर में पता नहीं कितनी परेशानी है। सुबह मैडम से अनीता जी से कॉल करके बोला कि कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, पर मुझे उस दिक्कत के लिए मैंने फिर उत्तर दिया कि आप परेशान मत होइए, मैं आऊंगा जरूर आऊंगा। क्योंकि अगर आज मैं एसडी में ना आता तो सबसे बड़ी बात है जो उनको मैं बड़ी बहन कहता हूं, उनका मेरे लिए जिंदगी भर का उलाना रहता कि एसडी में जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं। तो रियली मैं बता रहा हूं, मैं अभी भी बार बार कॉल्स भी अटेंड कर रहा हूं, तो मेरे अपनी घरेलू कभी कभार कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती, परेशानियां तो पता नहीं कितनी। ये जीवन जिस दिन आता है वो रो के आता है आदमी, और जब जाता है तो बिना रोए जाता है। तो ये संसार में रोने का वो प्रदृश्य संघर्ष का है और जाने का वो प्रदृश्य अपने सांत्वना का है, उस मोक्ष का रास्ते का है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक इंसान के तौर पर श्रेष्ठ जन्म को साकार करने के लिए सत्य की स्वीकार होती है। कम से कम 80% सत्य नहीं तो 75% है, 7%, 50 से तो ऊपर ही रहती है। अपने आप को इस तरह से रखिए कि लोग हमें कोई दोषारोपित न कर पाए। मैं भी लोगों से ऑब्लाइज होता हूं, मैं भी लोगों को ऑब्लाइज करता हूं, मैं भी लोगों के ऑब्लिगेशंस लेता हूं, पर एक सीमित व्यवस्था में मैं उसके साथ जुड़कर उस ऑब्लिगेशन को लेता हूं जिसका मुझे पता है कि मेरा कल ढोल नहीं बजाएगा बाहर, और मैं उसको ऑब्लाइज करता हूं जिसका मुझे पता है कि ये कल मैं भी इसका ढोल नहीं बजाऊंगा बाहर। तो ये मेरा ये सीबीएसई बहुत मजबूत है। 10 स्कूल चले जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 जुड़ जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमें फर्क पड़ जाएगा अगर हमारा स्कूल कल खराब श्रेणी में आता है। हमारे स्कूल के टीचर्स को फर्क पड़ जाएगा अगर हमारा स्कूल कल खराब श्रेणी में आता है। तो जितने प्रिंसिपल्स यहां बैठे हैं और जितने मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, आप लोगों का नैतिक दायित्व है, आप लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप लोग इस बारे में ज्यादा ध्यान दें। मैं पिछले बार हेरिटेज में जब फंक्शन में था थोड़ा लेट हो गए। मोनिका जी यहां बैठी है, समय पे थोड़ा सा ध्यान देता हूं चलने का। आधा घंटा में आपके यहाँ लेट हुआ, आपके कोई मेरे साथ जो गाड़ी में आए थे, मैंने उनको कम से कम 10 बार कहा कि अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैडम को पूछो जरा शुरू करा दें, फंक्शन अपना शुरू कराइए। हम हर व्यक्ति को समय की उपयोगिता का ध्यान देना, बस यही मेरी अपील है। अब इसके अलावा किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई संशय हो, जरूर पूछें, क्लियर करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, उत्तर से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। कोई एनी बिना किसी हिचक के, आपके पास अगर इस विषय से भी अलग हट के कोई प्रश्न है तो कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने। कोई भी सर दे बैठ के बोल दीजिए। सर गुड आफ्टरनून। मेरा प्रश्न आईपीएस करेक्टनेस डाटा को लेकर है। जब हम सीबीएसई से इवेल्युएटर्स की, प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट आती है हमारे पास, और वो टीचर्स अपने अपने स्कूल से रिलीव होके भी आते हैं, उसमें उनके नाम और जो डिटेल्स आती है नाम के साथ, जब हम उनसे उनका डाटा बैंक डिटेल्स लेते हैं और जैसे चेकबुक की
क्रॉस चेक की कॉपी या पासबुक के फर्स्ट पेज की, तो उसमें क्या होता है कि वो डाटा वेरी कर जाता है। तो जब उस पे फीड करते हैं इंफॉर्मेशन को रेमुनरेशन के लिए, सबमिशन के लिए, फीस करने पर, तो जब उसमें डाटा सीबीएसई की तरफ से नाम आया, पर्टिकुलर टीचर का या स्कूल ने अपने लेटर हेड पर लिखकर भेजा, या उसकी जो बैंक पासबुक में उसका नाम है, तो तब हम कौन सा नाम उस टीचर का उसमें लिखें भरें? ठीक, ये थोड़ा सा मेरा प्रश्न। बस और कोई किसी का इसी तरह कोई प्रश्न हो? आईपीएस के लिए मैं बता दे रहा हूं, आप सबसे पहले तो जो ओएसएस पे डेटा अपलोड करते हैं, हम सारा डेटा ओएसएस से लेते हैं, और जो भी सिस्टम बोर्ड का है उसको स्ट्रेंथन करने की जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी। हम ओएसएस से डेटा लेते हैं, परंतु होता क्या है, जब हम ओएसएस पे डेटा अपलोड कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर टीचर को बोल दिया, मैंने बता दिया मेरा नाम रणबीर सिंह है, और उसने रणबीर सिंह के स्पेलिंग में कई गलती कर दी, और उसमें केवल मेरे नाम का डिटेल उसके पास है, और अपॉइंटमेंट लेटर में भी नाम ही है, डेजिग्नेशन से कोई बहुत ज्यादा वास्ता है। अब जब वो आपके सेंटर पर आता है, और आपके सेंटर पे आपके स्कूल एग्जाम की ड्यूटी देता है, या आपके नोडल सेंटर पे आता है तो इवैल्यूएशन की ड्यूटी में भागीदार बनता है, कैटेगरी वाइज किसी भी कैपेसिटी में, तो उसमें जो आप डेटा कैप्चर करेंगे, उसमें जो उसका बैंक अकाउंट का डेटा है, जो बैंक पासबुक का है, और जो उसका बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, जो भी जो उसकी रिक्वायरमेंट, व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट है, उसको लीजिए। हाँ, ऐसा ना हो कि श्याम सिंह के नाम से अपॉइंटमेंट लेटर है और वो प्रेजेंट कर रहा है राम सिंह के नाम से, वो तो गलत हो गया। और अगर प्रमोद कुमार सिंह लिखा हुआ है, और प्रमोद कुमार सिंह में अपॉइंटमेंट लेटर में पी के सिंह लिखा हुआ है, पर अकाउंट नंबर में उसका अकाउंट जो है उसका प्रमोद कुमार सिंह के नाम से, तो आप प्रमोद कुमार सिंह के नाम से अपडेट करें, और आप जान भी गए कि 10 दिन में 5 दिन में भाई प्रमोद कुमार सिंह ही। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि जो क्रेडेंशियल आप आईपीएस पे अपलोड कर रहे हो, वहां कोई मैनुअल वर्क नहीं है, वहां आपका फेस नहीं कोई देख रहा है, वहां आपका जो डेटा कैप्चर किया जा रहा है दैट मस्ट बी करेक्ट विद द इंफॉर्मेशन व्हाटएवर इन बैंक अकाउंट। दूसरी बात, अगर किसी का प्रमोद कुमार सिंह की स्पेलिंग में प्रमोद की स्पेलिंग आर आगे पीछे हो गया, या PAR हो गया, या PRA हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बैंक में एक सिस्टम है, सर्टेन अमाउंट तक वो स्पेलिंग्स नहीं देखता। अगर 50,000 से ऊपर का पेमेंट है, उसके बाद वो नाम भी टैली करेगा, अन्यथा आपको बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड को टैली करेगा, और बैंक का नाम देखेगा, और उसमें वो ट्रांजेक्शन थ्रू हो जाएगी। तो क्लियर हो गया सर? बस हमारा उद्देश्य यही है कि जो पार्टिसिपेंट, जो भी व्यक्ति आ रहा है, वो उस सेंटर पे अपने सही क्रेडेंशियल दे, और उसकी जगह गलत व्यक्ति ना हो, वो जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी कहां पे दिक्कत आती है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करके लोगों ने अपना बना रखा है। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को कोई मतलब नहीं, हमने कंप्यूटर टीचर को बोल दिया, कंप्यूटर टीचर ने क्या भर दिया, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम जरूर उसको फाइनल अपलोड करने के समय या फाइनलाइज कर सबमिट करने के समय जरूर एक बार दोबारा से चेक कर लें कि जो इसने पासबुक दी थी या पासबुक का फ्रंट पेज जो दिया था वो ठीक है क्या, उसमें आईएफएससी कोड ठीक है, अकाउंट नंबर ठीक है, तो उसका जरूर ध्यान दीजिए। तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा से कोई किसी का कोई और प्रश्न? सर नमस्कार। दो अच्छे सुझाव के लिए जो आज आपने दिए, एक तो हम स्कूल्स को जैसे एक सैनिक के ऊपर विश्वास करके सुरक्षा का हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अध्यापक स्कूल उनकी जिम्मेदारी है कि हम उसी प्रकार से समाज का विश्वास, आपका बच्चा मेरे पास तो सुरक्षित है, एक ये बहुत अच्छा। दूसरा, जो आपने पुस्तकों के रूप में एक उपहार देने की जो सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। तीसरा, मेरा एक पिछली बार सीबीएसई ने CNS बनने का मुझे एक सौभाग्य दिया, तो उसमें थोड़ी सी मेरी परेशानी है कि उसमें जो HE वगैरह है वो तो सब हो चुका है, लेकिन जो क्लर्क है, पियोन है, उनका है, तो उस
भाई साहब आजाद जी से पूछ करके, लेकिन अगर उनको भी अलग अलग अकाउंट में, जैसे हम नाम भेजते हैं कि इन्होंने काम किया, तो अगर उनको भी सीधा अकाउंट में दे दिया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। उसमें पोर्टल पे है, जो फंक्शनरीज है उनका पोर्टल पे दिया हुआ है। लेकिन जैसे बताया कि उसमें से जैसे मेरा आया अकाउंट तो उसमें सीधा सीएनएस के अकाउंट में है इस प्रकार। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो सीधा उनके डायरेक्ट अकाउंट में सीधी उनके जाए? अकाउंट में। ओके फाइन। तो एक आप मुझे उसका प्रपोजल भेज दीजिए, ठीक ठीक, धन्यवाद। उसको हम करवा दें। पर होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपने कह दिया, आप तो चाहते हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखना और सीधा उसके खातेदार के खाते में जाना, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में जाए। परंतु बीच में बहुत सारे लोग कह देते नहीं नहीं, ये सीबीएसई ने ऐसी मुसीबत कर दी, ये तो उसके खाते में क्यों जाए भाई, कुछ तो हमारे खाते में भी आना चाहिए। तो आप उसको प्रपोजल भेज दीजिए, मैं उसको रिकमेंड करूंगा और मैं सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्टर आईटी साहब से भी, कि इसको लागू कराएं। ये सब प्रॉब्लम सभी की प्रॉब्लम है। बढ़िया, ठीक। ये मुजफ्फरनगर से बढ़िया सा प्रस्ताव बना के भेज दीजिए, है ना। आप सहोदय के बैनर पे भेज सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट स्कूल की तरफ से भेज सकते हैं, आप सिटी कोऑर्डिनेटर की तरफ से भेज सकते हैं, ठीक है ना, और आप खुद से भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा सर कोई किसी का कुछ कहना हो तो फाइनली मैं ये मान के चलता हूं कि आज की मुजफ्फरनगर की मीटिंग हमारे इवैल्यूएशन को बहुत बेहतरीन करेगी, एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन करेगी। जिसका कोई गिला शिकवा है, शिकायत है, कोई कुछ भी शिकायत है, वो शेयर करेंगे पहले हमसे। अगर हम उसको नजरअंदाज करते हैं, हल नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर हमारी शिकायत करेंगे किसी भी अथॉरिटी पर, पहले हमसे। लास्टली केवल यही कहूंगा कि तमाम युगों में बहुत सारे क्रियाकलाप हुए, बहुत सारे दुराचारी लोग भी आए, सबका सर्वनाश हुआ। दुराचारियों का सर्वनाश निश्चित है, खराब काम करने वालों का सर्वनाश निश्चित है। थोड़ी देर के लिए विचलित जरूर कर सकते हैं। 2024 की शुरुआत होने वाली है। आप सबको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, नव वर्ष के सब आप सबका अभिनंदन। 2024 हिंदुस्तानी नहीं, विश्व के इतिहास में भगवान श्री राम के अपने मंदिर में विराजमान होने की उस श्रृंखला को भारत लिख रहा है। इसके लिए मैं दिल से, मुझे लोग कहते हैं कि आप कई बार मंच से ऐसी बातें करते हैं, अरे मैं मंच से भैया सरकारी अधिकारी ठीक हूं, मैं देश का नागरिक भी तो हूं, तो मुझे कहां बोलने के लिए मनाई। अब जिसको बोलने के लिए मनाई, जिसको दर्द हो रहा है तो उसको दर्द होता है, उसका दर्द के जवाब मिलेगा। 2024 में उसी श्रृंखला में मेरी आपसे भी हम ऐसा रिजल्ट दें कि वास्तव में लोग कहें कि यार ये तो अद्वितीय कुछ चमत्कार हो गया भगवान राम जी के आने से। तो आप हम सबको अयोध्या लेके जाओगे? सबको मैं ले जा नहीं पाऊंगा, मैं तो सबके साथ मैं भी लद दूंगा आपके साथ, बोला मेरे पास इतने, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, पहाड़ का रहने वाला हूँ, मैं तो आपकी उस एसी बस में और आज एसी कार में मैं भी चल दूंगा, ठीक है ना। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे विश्व भर में देख लीजिएगा कौन बच्चों के लिए समय देते हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चों के लिए समय देते हैं, और किस राज्य में अभी तक के इतिहास में अगर बड़ी से बड़ी चीज भी खो गई हो तो उसको भी सुई की तरह गायब कर दिया गया। भैंस ले गए तो भैंस की चोरी के लिए ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन लग गया। आज अगर सुई भी खोती है उत्तर प्रदेश में तो उसको भी ढूंढ लिया जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं तो उससे बेहतरीन बात क्या होगी। हम पूरी सिस्टम में धर्म, जाति, समुदाय, अगड़ा पिछड़ा, जेंडर, सब कुछ को अलग करते हुए अगर एक नीति से काम करते हैं, ये देश मेरा है, ये देश रहेगा,
तो मैं रहूंगा, ये देश रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तो मैं रहूंगा। अगर इस नीति से काम करते हैं तो कोई हमें डिगा नहीं सकता। और ये मैं बता दे रहा हूं आप लोगों के बीच में, तीसरा टर्म आने दीजिए प्रधानमंत्री जी का। विश्व की 3 महाशक्तियों में देश होगा, ये मैं आज आपके बीच में बोल रहा हूं। 3 महाशक्तियों। तो जब हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर कि सन्यासी जैसा व्यक्ति मुखिया है, प्रमुख है, और सन्यासी ही राज्य का प्रमुख है, तो वहां पर क्या कमी है? बस केवल कमी एक ही है कि हमारा समर्पण किस भाव से है। मेरी सब लोगों से ये कहना है, मुझे ना जाति से, ना धर्म से, ना किसी और, मुझे तो एक चीज से लगाव है, इंसानियत से। इंसानियत को मजबूत करिए। धन्यवाद। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आयोजन। मैडम चंचल सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय के सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन रिजल्ट हो सभी का, रीजन का भी, और उन बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर सा आपने पूरे साल भर की एक्टिविटीज को यहाँ पे लेके आए। आपका विद्यालय, मैं कह चुका हूँ कि 100 से अधिक IAS और IPS दे चुका है विद्यालय, इतने सारे एंटरप्रेन्योर दे चुका है। आप बहुत बेहतरीन विद्यालय में काम कर रहे हैं, जहां पर कि आपके सैलरी से लेकर आपके सारे अलाउंसेस से लेकर सब चीजों का केयर तो रखा ही जाता है। परंतु सबसे बड़ी बात है, मिसेस चंचल सक्सेना जी, आप सबको बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे प्यार को बांटने के लिए सबको अग्रणी होना होगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, स्टार्टिंग में भी एक बार गया, बहुत बेहतरीन तरीके से टीचर्स उत्साहित रहते हैं। आप सबसे भी कहना है, छोटा और बड़ा कोई नहीं है। छोटा बड़ा तब है जब हम अपनी आत्मा को मार देंगे तो छोटा समझेंगे, जब हम अपनी आत्मा को मजबूत रखेंगे, विश्वास को मजबूत रखेंगे तो बड़ा समझेंगे। विद्यालय छोटा है या बड़ा है, विद्यालय की साजो सज्जा कितनी सुंदर है या कितनी नहीं है, विद्यालय में काम करने वाला व्यक्ति का समर्पण क्या है, किस तरह का है, वो बड़ा और छोटा की संज्ञा में आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।